मैं कार स्टार्ट करके वहां से चला आया। रास्ते में सोचने लगा कि आइंदा भी वो पारस को कहीं छुपा सकेगी, क्योंकि पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मुसलसल छापे मार रहे थे। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे थे जहां पारस के मिलने का इम्कान होता। मैंने ये बात आला बीबी को बताई। उसने कहा, फरहाद, इस औरत ने जिस दीदा दलेरी से पारस को तुम्हारे ही पास छुपाया है, इससे जाहिर होता है कि उसके लिए सिर्फ एक रात का प्रॉब्लम था। वो पारस को यहां से निकाल ले जाने के मुकम्मल इंतजाम कर चुकी थी। शायद वो पारस को अभी यहां से ले जा रही हो, बल्कि ले जा चुकी हो। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से कहो कि तमाम एयरपोर्ट और सरहद जाने वाली सड़कों पर सख्ती से चेकिंग करें। मैं इस सिलसिले में गौर कर रही हूँ। तुम उन्हें यह हदायत देकर फ़ौरन मेरे पास आओ। मैंने वहां के तमाम जिम्मेदार अफसरान से रब्ता कायम करके बताया कि एक औरत पारस को यहाँ से निकाल ले जाना चाहती है। सब होशियार रहे और वहां से निकलने का कोई रास्ता अपनी नज़रों से ओझल न होने दे। मैं थोड़ी देर के बाद आला बीबी के पास आया। उसने कहा, फरहाद, उस औरत के पास पारस को ले जाने का एक तरीका है। वो क्या? पुलिस और इंटेलिजेंस वाले 16 बरस के लड़के को तलाश कर रही है। ऐसे किसी भी लड़के को पेरिस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन लड़की को तो इजाज़त मिल सकती है। वो औरत पारस को लड़की बनाकर ले जाएगी। ओ गॉड, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं फिर तमाम जिम्मेदार अफसरान के पास जाकर कहने लगा कि वो किसी 16-17 बरस की लड़की को भी यहाँ से जाने की इजाज़त न दे। इसमें शुबा नहीं कि यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने बड़ी कामयाबी से नाकाबंदी की थी। वो औरत पारस को यहाँ से ले जा नहीं सकती थी, लेकिन वो कहाँ है और क्या करती फिर रही है, इसका सुराग लगाना ज़रूरी था। मैंने सोचा दोनों कंप्यूटर मैन को भी उसके पीछे लगा देना चाहिए। फिर मैंने ज़राया अबलाग के अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा, आप रेडियो और टीवी के ज़रिए ऐलान करें कि पारस अब यहूदियों की कैद में नहीं है। उसे एक औरत यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। शायद उस औरत के साथ कुछ और लोग हों। बहरहाल ये सरकारी ऐलान किया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक स्कूलों में तातील रहेगी। 15 बरस से लेकर 20 बरस तक की कोई लड़की या लड़का बाहर नहीं निकलेगा। कोई इमरजेंसी हो, मसलन कोई लड़का या लड़की बीमार हो और उसे अस्पताल पहुंचाना हो, तो करीबी पुलिस स्टेशन से रब्ता कायम करके उसे पुलिस की तहवील में अस्पताल पहुंचाया जाए। पुलिस वालों को जिस घर पर शुबा होगा वह सर्च वारंट के जरिए उस घर की तलाशी ले सकेंगे। टीवी के जरिए पारस की तस्वीरें मुख्तलिफ जावियों से दिखाई जा रही थी और रेडियो के जरिए बताया जा रहा था। शाम के अखबारात में ये तस्वीरें शाया होंगी। जिस औरत ने पारस को अपनी तहवील में रखा उसे वार्निंग दी जा रही है कि वो फ़ौरन जिम्मेदार अफसरान के पास आकर पारस को उनके हवाले कर दे। गिरफ्तारी पेश करने वाली औरत को मुआफ़ किया जाएगा और उसे इसके मुल्क वापस जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ऐसी औरत को तलाश करने या उसकी निशानदेही करने वाले को $50,000 इनाम देने का ऐलान किया जा रहा था। मैं इन ऐलानात और इंतजामात से मुतमईन था। अगर वो औरत अभी तक पारस को बाहर ले जाने में नाकाम रही थी तो आइंदा कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। पूरे शहर को ऐसी पाबंदियों में जकड़ दिया गया था कि वो हमारे बेटे को सिर्फ धुआं बनाकर ही ले जा सकती थी, और ये नामुमकिन था। ये सारे इंतजामात होने के बाद मैंने शिबा के दिमाग पर दस्तक दी। उसने फ़ौरन सांस रोक ली। मैंने दोबारा दस्तक दी और जल्दी से कहा, देखो, सिर्फ चंद सेकंड के लिए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। पारस तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अगर वो खतरनाक दुश्मनों के हत्थे चढ़ेगा तो तुम्हारी ममता का रद्द-ए-अमल क्या होगा? अगर तुम वाकई उसकी माँ हो तो मेरे दिमाग में आओ, मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी जगह वापस आया। वो मेरे दिमाग में पहुंच गई। मैंने पूछा, जब पारस तुम्हारे हाथ से निकल गया था तो क्या तुम मुझसे रब्ता कायम नहीं कर सकती थी? मैं सख्त शर्मिंदा हूँ, भाग दौड़ में लगी हूँ, हर तरह के इंतजामात कर रही हूँ। इस वक्त पेरिस में इसराइली जासूसों और सीक्रेट एजेंट्स की पूरी फौज मौजूद है जो उसे जगह जगह ढूंढती फिर रही है। मुझे उम्मीद है मैं चंद घंटों में फिर उसे हासिल कर लूँगी। तुम्हारी इस खुशफहमी ने हम सबको परेशान कर रखा है। अगर पारस को ज़रा भी नुकसान पहुंचा या वो हमें वापस ना मिला तो मेरी दुश्मनी तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी कौम के लोगों के साथ तुम्हें भी महंगी पड़ेगी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? यह धमकी नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ। खुदा न खास्ता अगर मेरा एक बेटा मुझसे जुदा हो गया तो मैं तुम्हारे बेटे को भी हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि बेटे की जुदाई माँ के लिए क्या क़यामत ढाती है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अब जाओ यहाँ से और मरो अपनी यहूदी कौम के साथ। ये कहते ही मैंने सांस रोक ली। वो बाहर निकल गई। मैंने फिर सांस ली तो वो कुछ कहना चाहती थी। मैंने फिर सांस रोक ली। ऐसा 2-4 बार हुआ। आखिर वो मजबूरन वापस चली गई। मैं थोड़ी देर तक खामोश बैठा रहा। फिर मुझे पराई सोच की लहर महसूस हुई। उसकी आवाज़ सुनाई दी, देखो फरहाद, सांस ना रोकना। मैं तुम्हारी ही बात दोहरा रही हूँ। सिर्फ चंद सेकंड के चंद अल्फाज कहने दो। और वो ये कि पारस को हासिल करने का सिर्फ एक तरीका रह गया है। हम तुम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कामयाबी यकीनी होगी। तुम भूल रही हो, मैं किसी भी कामयाबी के लिए दुश्मनों को कभी दोस्त नहीं बनाता और ना ही इन पर एतमाद करता हूँ। जाओ अपने यहूदी अकाबरीन से पूछो कि वो मुझे किस तरह ब्लैकमेल करेंगे
और किस तरह कमज़ोर बनाएंगे? अब तो पारस उनके पास नहीं है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा एक बेटा मेरे पास है, क्या तुम उसे यहूदी बनाने के लिए छोड़ दोगे? तुम्हारे और मेरे उस बेटे की ज़िंदगी पारस की ज़िंदगी से मशरूत है। ये जिंदा रहेगा तो वो भी रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। लिहाजा अभी उसके यहूदी या मुसलमान बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जाओ यहाँ से। मैंने फिर सांस रोक ली। मैं संगदिली का मुजाहरा कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था कि उसके बेटे को किसी वक्त भी फना कर सकता हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो मेरा खून था, मेरी औलाद थी। मैं बाप की जगह कसाई नहीं बन सकता था, लेकिन उसके साथ सख्ती से पेश आना और उसे इस तरह धमकी देना ज़रूरी था ताकि वो खुद किसी तरह तनवीमी अमल करने वाले के असर से निकलने की कोशिश करे। यह ऐसा कोई मौका है जब असर ज़ायल हो रहा हो और दूसरी बार तनवीमी अमल करने में ज़रा देर हो रही हो, तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर वो फ़ौरन मुझसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए रब्ता कायम करे। फिर मैं, रसवंती और आर्मर बारी बारी उसके दिमाग में मौजूद रहते, तो दूसरी बार तनवीमी अमल करने वाला कभी कामयाब न होता। वो दोनों कंप्यूटर मैन अपने कमरे में आकर बैठ गए थे और बातें कर रहे थे। मैं आला बीबी के ज़रिए सुनने लगा। रॉबर्ट रिंगो ट्रांसमीटर के ज़रिए अपने प्लान मेकर से कह रहा था, हमें पेरिस के ऐसे तमाम डॉक्टरों के नाम और पते चाहिए जो प्लास्टिक सर्जरी में महारत रखते हों। पारस के सिलसिले में जितनी सख्ती हो रही है, उसे कोई भी आर्जी मेकअप में ले जाने की हमाकत नहीं करेगा। उन नजूमियों से कहो पारस के जायचे पर नज़रसानी करें और ये बताएं क्या उसके सितारे यही कहती हैं कि वह एक औरत के हाथ से निकलकर दूसरी औरत के हाथों में जाने वाला है। प्लान मेकर ने उसे चंद प्लास्टिक सर्जरी करने वालों के नाम और पते नोट कराए। फिर कहा, 1 घंटे के अंदर और भी नाम और पते नोट कराऊंगा। वैसे वो औरत बहुत चालाक और तेज तरार मालूम होती है। हम उन यहूदियों तक नहीं पहुंच सके और उसने वहां से पारस को उड़ा लिया। इस बात का इम्कान है कि वो अपने साथ किसी प्लास्टिक सर्जरी के माहिर को लाई हो। अगर ऐसा है तो हम उस सर्जरी वाले तक नहीं पहुंच सकेंगे। उसने आधे घंटे बाद नजूमी की पेशन गोई सुनाई। पारस किसी न किसी औरत के हाथ में रहेगा, ख्वाह वो औरत शीबा हो या कोई और हो, लेकिन उस औरत के पीछे कोई बड़ा मुल्क या कोई मुनज़्ज़म जमात होगी। ब्रूस मार्टन ने कहा, ऐसी बात है तो सुपर मास्टर को हमारी जगह किसी औरत का इंतखाब करना था ताकि पारस हमारी किसी औरत के हाथ में होता और हम उसकी पुश्त पर होते। प्लान मेकर ने कहा, तुम पेशन गोई का आखिरी हिस्सा भूल रहे हो। मर्द हो या औरत, पारस किसी के हाथ में नहीं रहेगा। जिसके हाथ से निकलेगा उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। क्या हम मुसीबत मोल लेने के लिए आए हैं? ऐसी बात है तो हमें वापस चले जाना चाहिए। हम इसलिए आए हैं कि पेशन गोई 100% दुरुस्त नहीं होती, कभी गलत भी हो जाती है। हम इसलिए भी आए हैं कि इंसान अपने हाथों से तकदीर बनाता है। हो सकता है कि हमारी जद्दोजहद नतीजा खेल साबित हो। रॉबर्ट रिंगो ने कहा, उस औरत के मुतालिक कोई नजूमी भी मालूम नहीं कर सकता कि वो कौन है, कहाँ से आई है और पारस को कहाँ ले जाना चाहती है। उसकी गर्दन पकड़ने का बस एक ही तरीका है कि किसी तरह उस डॉक्टर तक पहुंचा जाए जिसके जरिए उसने पारस की प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। ब्रूस मार्टन ने कहा, मुझे तो यह टेलीपैथी वालों का चक्कर मालूम होता है। उसे ले जाने वाली सोनिया आला बीबी या पोमी हो सकती है। ख्वामखा हम लोगों को चक्कर दिया जा रहा है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? सीधी सी बात है, पारस के दिमाग में वही टेलीपैथी जानने वाले पहुंच सकती है, लेकिन तनवीमी अमल के जरिए दिमाग को लॉक किया जा सकता है। टेलीपैथी जानने वाले पारस तक नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसी बात है तो फिर शीबा के तनवीमी अमल को दूसरी औरत ने कैसे तोड़ लिया? क्या फरहाद वगैरह उस दूसरी औरत के तनवीमी अमल को नहीं तोड़ सकते? ये पारस तक पहुंचने की बात है। जो भी उस लड़के तक पहुंचेगा वो पहले उसे हिसाबी तौर पर कमज़ोर बनाएगा ताकि पहले तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो जाए। इसके बाद खुद तनवीमी अमल करेगा। इससे दूसरी औरत ने उसकी पुश्त पर रहने वाले किसी आमिल ने उसके दिमाग से शीबा के कोड वर्ड्स वगैरह मिटा दिए। अपने तरीक़ेकार के मुताबिक उसे अपने असर में लिया और वो औरत जहाँ कह रही है पारस वहाँ साथ जा रहा है। आला बीबी ने उनकी बातें सुनने के बाद मुझसे कहा, फरहाद, ये कैसी मजबूरी है कि हम अपने बच्चे तक नहीं पहुँच सकते? वो तुम्हारी ख्याल ख्वानी को कबूल नहीं कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि वो थोड़ी देर के लिए ही तुमसे बात कर ले। हम बातें करते करते रुक गए। उधर ब्रूस मार्टन और रॉबर्ट रिंगो अपने प्लान मेकर की बातें सुन रहा था। वो एक चौंका देने वाला मशवरा दे रहा था। उनसे कह रहा था, पारस तक पहुंचने का एक बहुत ही सीधा रास्ता है और वो ये कि किसी तरह भी जोजो को इदारे से बाहर निकाला जाए। ब्रूस मार्टन ने कहा, जोजो के मुतालिक हमने सुना है कि वो पारस अव्वल को दीवानावार चाहती है, लेकिन इस दीवानगी की हद क्या है? क्या वो बाहर निकलकर हमारे इशारों पर चलेगी? ज़रूर चलेगी। सिर्फ एक ही मसला है कि किसी तरह उसे इदारे से निकाला जाए। जब भी वो बाहर आएगी हम उसके सामने डबी पारस पेश कर देंगे। इसके बाद उसे जहाँ ले जाना चाहेंगे वो हमारे साथ चलेगी। ये तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है। इस इदारे से किसी को अगवा करना तकरीबन नामुमकिन है। वो तो शीबा टेलीपैथी जानती थी, उसके सहारे उसने पारस को अगवा किया। हमारा उस इदारे में कदम रखना तो दूर की बात है। हम तो टेलीफोन के ज़रिए भी किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। सुना है वहाँ की हर टेलीफोन कॉल डिटेक्ट होती है। हम वहाँ किसी को फ़ोन करेंगे तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि कहाँ से बोला जा रहा है।
और किस नंबर से बोला जा रहा है। इंसानी जहानत के सामने कोई बात नामुमकिन नहीं होती। मैं एक मंसूबा बना रहा हूँ, शायद चंद घंटों के बाद तुम दोनों उस पर अमल कर सको। मैंने जनाब शेख साहिब और सोनिया को मुखातिब करके बताया, अब जोजो को अगवा करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लिहाजा खास तौर पर उसकी निगरानी की जाए। मैं जोजो के दिमाग में आया, उसे खुद समझाना चाहता था। अगर शीबा उसके पास आए तो वो फौरन मुझे, रसवंती को या आर्मर को इतला दे। मेरा ख्याल था कि मैं जैसे ही पहुंचूंगा वो सांस रोक लेगी, क्योंकि उसे भी यही तरबियत दी गई थी और उसके दिमाग को हसास बनाया गया था। लेकिन उसके दिमाग का दरवाज़ा खुला मिला। मुझे शीबा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, जो तुम यहाँ पड़ी कब तक पारस के लिए रोती रहोगी? इंसान जब तक हाथ पाँव नहीं मारता उसे मंजिल नहीं मिलती। क्या तुम सचमुच पारस के पास जाना चाहती हो? वांजू पहुंचते हुए बोली, मैं अभी उसके पास जाना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता वो कहाँ है, मैं कैसे उसके पास पहुंच सकती हूँ। ये मुझ पर छोड़ दो। अगर मुझ पर भरोसा है तो जैसा कहूँ उस पर अमल करो। मुझे शीबा की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। कमबख्त जोजो को बहकाकर वहां से ले जाना चाहती थी। मैं गुस्सा बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। यह अच्छा मौका था, वो जोजो के पास आई हुई थी। इस मौके से कोई फ़ायदा उठाना चाहिए था। मैं सोचने लगा, ऐसे वक्त क्या कर सकता हूँ। ऐसे वक्त गुस्से को कुचल दिया जाए और मसले पर संजीदगी से गौर किया जाए तो कोई ना कोई हल नज़र आ जाता है। अचानक एक आइडिया दिमाग में आया। मैंने जोजो की ज़ुबान से कहा, मम्मी आप मेरे पास आकर मेरी मदद करना चाहती है, लेकिन मुझे डर लगता है। कोई भी अचानक मेरे दिमाग में आ सकता है। अगर पापा ने, मामा ने या भाई आर्मर ने मेरे दिमाग में आकर आपकी आवाज़ सुन ली तो आपके आने का रास्ता रोक देंगे। शिबा ने हैरानी से पूछा, जोजो तुम कितनी अकल की बातें कर रही हो? जोजो ने फिर मेरी मर्जी के मुताबिक एक सर्द आह भरी फिर कहा, मैं पारस के मुतल्लिक सोचती हूँ तो बहुत सी अकल की बातें समझ में आती है। मैं उसके पास पहुंचने के लिए जान देने को भी तैयार हूँ। बस एक बार उसे जाकर देख लूँ, फिर मर जाऊँ कोई बात नहीं। मरेंगे तुम्हारे दुश्मन, तुम मायूस क्यों होती हो, मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगी। मम्मी आप मेरे दिमाग में आकर ना बताएं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मैं आपके पास आऊँ? शिबा ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम मेरे पास आओगी? हाँ, अगर मैं आपके पास आऊंगी और ऐसे में कोई मेरे दिमाग में आएगा तो मैं फौरन सांस रोककर वापस चली जाऊंगी। वो सोच में पड़ गई। ये अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त जोजो का दिमाग अगर उसके लिए खुला है तो इसका मतलब है सबके लिए खुला है। कोई भी चुपचाप आकर उसकी बात सुन सकता है। जबकि वाकई मैं सुन रहा था, अगर जोजो उसके पास जाएगी और कोई उसके दिमाग में आना चाहेगा तो वो फौरन ही सांस रोककर वापस चली जाएगी। वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, पारस की मोहब्बत ने तुम्हें सचमुच अक्लमंद बना दिया है। तुम बड़े पते की बात कह रही हो, अच्छी बात है, मेरे पास आओ, लेकिन मोहतात रहना। जरा भी शुबा हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई है तो फौरन वापस चली जाना और मुझे बता देना। मैं फौरन सांस रोक लूंगी। जोजो ने पूछा, क्या मैं अभी आऊँ? पहले अच्छी तरह इत्मीनान कर लो कि कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं है, फिर मेरे पास आना। जब मैं पूछूंगी कौन है तो तुम कोड वर्ड्स दोहराना, और कोड वर्ड्स ये है, जोजो फॉर मम्मी एंड फॉर पारस। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम बड़ी एहतियात से आओ। वो चली गई। उसे इस बात की जल्दी थी कि अब किसी तरह जोजो को वहां से निकाला जाए, और निकालने के लिए यकीनन वही तदबीर होगी। यानी जोजो को इस बात पर आमादा करेगी कि जब वो रात को सोए तो शीबा उसके दिमाग में आएगी, उस पर अमल करेगी और वो बखुशी उसकी मामूला बन जाएगी। मैं भी शीबा के साथ जोजो के दिमाग से निकल आया था ताकि उसकी जानते ही वो मुझे महसूस ना करे। अभी मैं खुद को जोजो पर जाहिर नहीं करना चाहता था। वो पारस के लिए दीवानी हो रही थी। हो सकता था मेरी कोई बात मानने से इनकार कर देती और शीबा के पास पहुंचकर बता देती कि अभी पारस के पास पहुंचने की तरकीब ना बताई जाए, पापा दिमाग में आ रही है। वो नादान लड़की खेल बिगाड़ सकती थी, इसलिए मैंने ज़रा इंतज़ार किया। इसके बाद शीबा के दिमाग में बड़ी आसानी से पहुंच गया। जो वहां पहुंची हुई थी, लिहाजा मेरे लिए भी रास्ता खुला हुआ था। जो मैंने सोचा था वही हो रहा था। यानी शीबा जोजो को समझा रही थी कि किस तरह आज रात उसे इस बात पर आमादा रहना चाहिए कि मम्मी दिमाग में आएंगी, उस पर तनवीं में अमल करेंगी तो वह बाखुशी उसकी मामूला बन जाएगी। मैंने इन बातों को नज़रअंदाज किया। उसके दिमाग की तह में पहुंचकर अहम मालूमात हासिल करने लगा। सबसे पहले तो ये मालूम हुआ कि हर माह की पहली तारीख को उस पर तनवीमी अमल किया जाता है। पिछली रात पहली तारीख को वो सख्त बीमार थी। किसी वजह से तनवीमी आमिल भी नहीं आया और वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि खुद ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं थी। ये बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि मैं ऐसे वक्त उसके पास क्यों ना पहुंच सका या उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। उसका दिमाग बता रहा था कि जब वो बीमार पड़ती है और दिमागी तौर पर कमज़ोर होती है तो उसके बच्चे को उससे छीन लिया जाता है, इस डर से कि ऐसे में फरहाद दिमाग में आकर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और अपनी एक कमज़ोरी हमेशा के लिए मिटा सकता है। मुझे ये बातें मालूम करके शीबा पर तरस आ रहा था। उससे हमदर्दी भी हो रही थी। बस ज़रा गलत फहमी हो गई थी। वो नादानिस्तगी में दुश्मनी कर रही थी। अब मैं उसको हमदर्दी और मोहब्बत से मुखातिब करता तो वो सांस रोक लेती। बाज़ हालात में मोहब्बत नुकसान पहुंचाती है। बीवी अगर बीमार या ज़ख्मी हो तो एक संगदिल डॉक्टर बनकर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और मैं ऑपरेशन के मुतल्लिक सोच रहा था। उसके आसपास के माहौल को समझ रहा था। अब वो उस महल में नहीं थी जहां उसे मेरे साथ रखा गया था। इस वक्त अपने बेडरूम में बिस्तर के सिरे पर बैठी हुई थी।
सरहाने वाली मेज पर फलों की ट्रे रखी थी और फल काटने के लिए चाकू भी रखा था। यानी बिस्तर भी था, मरीजा भी, और ऑपरेशन के लिए चाकू भी रखा हुआ था। मैंने अल्लाह का नाम लिया, फिर उसके दिमाग को एक ज़बरदस्त झटका पहुंचाया। उसके हलक से यक बारगी चीख निकली। वह संभलना चाहती थी। मैंने फौरन उसका एक हाथ चाकू की तरफ बढ़ाया। चाकू का दस्ता हाथ में आया। वह संभलने की और सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने दूसरा ज़बरदस्त झटका पहुंचाया। जिस्म को तकलीफ पहुंचे तो इंसान किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, दिमाग को तकलीफ पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दिमाग जितना मजबूत है उतना कमज़ोर भी होता है। इससे पहले कि वह फिर संभलने की कोशिश करती, मैंने उसके हाथ से चाकू की नोक उसी के बाजू पर रखी, उसे बाजू में पेवस्त किया, फिर ऊपर से नीचे तक गोश्त को चीर दिया। लहू की धार बहने लगी। उसका बाजू शाने से कोहनी तक जख्मी हो चुका था। जो घबरा कर पूछ रही थी, मम्मी मम्मी आपको क्या हो गया, या आप क्या कर रही है, खुद को जख्मी क्यों कर रही है? वह तकलीफ से कराहते हुए बोली, जो तुम जाओ, मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगी। जो चली गई। उसकी चीखें सुनकर बेडरूम का दरवाज़ा खुल गया। 2 मुसल्लह सिपाही वहां की एक इंचार्ज औरत के साथ बेडरूम में आए। इंचार्ज औरत ने परेशान होकर उसके बाजू को देखा। खून तेजी से बह रहा था और उसका लिबास तर हो रहा था। वह एक मुसल्लह सिपाही से बोली, जाओ फौरन डॉक्टर को बुला लो। इधर शीबा तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कराहते हुए अपने दिमाग में बोल रही थी, जो क्या तुम जा चुकी हो? इस सवाल का मतलब यह था कि अब वो दिमाग में सोच की लहर को महसूस नहीं कर रही थी, वरना मैं तो उसके दिमाग में बदस्तूर मौजूद था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो कमजोरी के बायस थर थर कांप रही थी। मैंने कहा, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे चुका था, हद से आगे ना बढ़ो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ और तुम्हारी औलाद को भी मुआफ नहीं कर सकता। वो रोते हुए बोली, फरहाद मैं मानती हूँ, मैं तनवीमी अमल के ज़रिए असर हूँ, बेख्तियार तुम लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ कर बैठती हूँ। तुम कुछ ना कुछ नहीं करती, बहुत कुछ करती हो। तुमने हमारे पारस को घर से बेघर कर दिया, पता नहीं वो किन लोगों के हाथों में है, और अब जो को इदारे से निकाल कर भड़काना चाहती थी। मैं देखूंगा तुम कब तक तनवीमी अमल के ज़रिए से रहती हो। आज मैंने तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर करके अपने लिए रास्ता बना लिया है। वो शामिल से कहो अब तुम पर अमल करे। मैं मौजूदा असरात को रफ्ता रफ्ता ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। यह तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे जख्मी कर दिया। अब इन लोगों का मालूम होगा कि तुम मेरे दिमाग में आ रहे हो और इनका तिलिस्म टूटने वाला है, तो ऐसे में वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारा बच्चा मेरा भी है। वो उसके ज़रिए मुझे कमज़ोर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि बच्चे को तुमसे जुदा कर देंगे। मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं भी पारस की जुदाई बर्दाश्त कर रहा हूँ। ऐसे हालात में सब कुछ बर्दाश्त करना सीखो। मैंने रसवंती और आर्मर को मुखातिब किया। उन्हें खुशखबरी सुनाई कि शीबा के दिमाग में जगह मिल गई है। मैंने उसे जख्मी कर दिया है। अब वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी, लिहाजा हम तीनों को बारी बारी उसके दिमाग में जाते रहना चाहिए ताकि कोई आमिल उस पर आइंदा असरअंदाज ना हो सके। फिर मैंने रसवंती को खास तौर पर समझाया, तुम इसके पास जाओ और बहन जैसा सलूक करो, इसे मोहब्बत से समझाओ। हम अब भी उसके अपने हैं और उसके बेटे को हर हाल में वहां से सही सलामत निकाल लाएंगे। रसवंती ने कहा, मेरा ख्याल है उसका दिमाग सिर्फ हसास नहीं रहा, वो हमें महसूस नहीं करेगी, वरना तनवीमी अमल का असर अब भी होगा। बेशक है, हम उसके दिमाग में बारी बारी मौजूद रहेंगे और रफ्ता रफ्ता इस असर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो मेरे साथ शीबा के दिमाग में आई। मैंने मालूम किया वो कौन से कोड वर्ड्स इस्तेमाल करके पारस के दिमाग में जाया करती थी। फिर मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पारस के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली। मैंने घड़ी देखी। 15 सेकंड के बाद फिर उसके दिमाग पर दस्तक दी। वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कहा, माई सन इज़ ए शाइनिंग सन, मैं तुम्हारी मम्मी शीबा बोल रही हूँ। उसने सांस रोक ली। मैं फिर बाहर चला आया। अगर मैं चाहता तो इसी तरह वक्फे वक्फे से उसके दिमाग में जाता तो वह सांस रोकते रोकते परेशान हो जाता। बिल आखिर मुझे उसके दिमाग में जगह मिलती, लेकिन तनवीमी अमल के ज़रिए से रहने के बायस उसे जहनी खौफ होती। पता नहीं उस पर कैसा अमल किया गया था। वह दिमागी मरीज भी बन सकता था, लिहाजा मैं अपने बेटे के लिए ऐसा कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। मैंने आला बीबी को शीबा के मुतालिक बताया। वो खुश होकर बोली, चलो एक बात का इत्मीनान हुआ कि जो को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप करके इदारे से निकाला नहीं जा सकेगा। अब पारस तक पहुंचने की एक उम्दा तरकीब है। वो क्या? एक डमी जो तैयार की जाए, हूबहू उसकी नकल हो, उसी की तरह बोलती हो, उसी की तरह शरारतें करती हो। सुपर मास्टर के कंप्यूटर मैन और वो औरत जो पारस को ले गई है, उन्हें यह नहीं मालूम कि हम शीबा के दिमाग तक पहुंच गई हैं। जब डमी जो इदारे से बाहर आएगी तो सब यही समझेंगे कि शीबा पारस तक पहुंचने के लिए नई चाल चल रही है। मैंने आला बीबी की सुमदा तरकीब पर गौर किया तो बात कुछ बनती हुई नजर आ रही थी। वो औरत जो पारस को ले गई है, यकीनन वो जो के लिए भी फिक्रमंद होगी, क्योंकि पारस उसके लिए तड़प रहा होगा, उसे याद करता और उस औरत से जो का मुतालबा करता होगा। ये एक अहम सवाल था कि आखिर वो औरत पारस में क्यों दिलचस्पी ले रही है, क्यों उसे अपने साथ ले गई है। जाहिर है सभी ट्रांसफार्मर मशीन के दीवाने थे। अगर उस मशीन के पास जो भी पहुंच जाती तो वो ट्रांसफार्मर मशीन वाले उससे दिलचस्पी लेते और उससे सौदा तय करते। आला बीबी ने पूछा, उसे ये कैसे यकीन आएगा कि मशीन वाले उसे धोखा नहीं करेंगे?
पता नहीं वो कितनी चालाकी और दलेरी से पारस को यहूदियों से छीन कर लाई है। ऐसी औरत नादान नहीं होगी। वो जानती है कि मशीन सुपर मास्टर के पास है। वो जोजो को हवाले करने के लिए किसी सुपर मास्टर से रकम का मुतालबा तो कर सकती है, लेकिन अपनी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती कि सुपर ताकत उसे उस मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का इल्म सिखाएगी। तुम ये कहना चाहती हो कि वो औरत लालची है, सुपर मास्टर से बड़ी रकम हासिल करने के लिए पारस को यहां से ले जा रही है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो औरत वाकई लालची है या फिर लालची नहीं है, बहुत चालाक, बहुत ज़हीन और बहुत बासलाहियत है। और ये सलारा है जो अपने भाई जॉर्ज फ्रीमैन के साथ यकीनन ट्रांसफॉर्मर मशीन बनाने में कामयाब हो चुकी है और अब उसे जोजो की ज़रूरत है। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मुझ पर पै दर पै नई मुसीबतें नाजिल होती जाती थी। मसरूफियात का सिलसिला ख़त्म होने को नहीं आता था। मैं ऐसे में सलारा को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था। आला बीबी ने उसका नाम लेकर चौंका दिया था। ये बात मानने वाली थी। सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन के पास मशीन का मुकम्मल नक्शा था, पूरी तफसीलात थी। फिर उनके पास माहिर मैकेनिक था। इस तवील अरसे में उन्हें मशीन के सिलसिले में कामयाबी हो सकती थी। मैंने आला बीबी से कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त हो सकता है। अगर हमारे पारस को हासिल करने वाले सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दुनिया में एक नहीं दो मशीनें हैं। पहले ही एक मशीन ने क्या कम फसादात बर्पा किए थे कि अब एक और का इजाफा हो चुका है। अगर दूसरी मशीन तैयार हो चुकी है तो उन बहन भाई की जहानत की दाद देना चाहिए। उन्होंने ज़रा शेखी नहीं भिगारी। इस सिलसिले में ज़रा भी किसी को शुबा नहीं होने दिया। चुपचाप काम करते चले आ रही है। अब उन्हें एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत पेश आई है तो मजबूरन खुद को जाहिर करने वाली है। मैंने कहा, जाहिर कहाँ कर रहे हैं, अब भी खुद को छुपा रही है। हम इस सिलसिले में यकीन से नहीं कह सकते कि दूसरी मशीन भी तैयार हो चुकी है। इससे पहले भी पारस कई बार अगवा हो चुका है। जब तक वो बहन भाई जोजो को हासिल करने की कोशिश ना करे, उस वक्त तक एक मशीन का इजाफा गैर यकीनी है। हम पारस के अगवा के सिलसिले में सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इसीलिए तो कहती हूँ जोजो की डमी इदारे से निकालो, फिर आप ही आप, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने एक अरसे से ही मनसूबाबंदी की हुई थी। मैं और मेरी जितनी साथी औरतें, उन सब की डमी तैयार की जाती थी। इदारे के कितने ही तलबा और तलबात को हमारी नकल करने में महारत हासिल थी। वो बिल्कुल हमारी तरह चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते बोलते थे। सोनिया, रसवंती, शीपा, आला बीबी और पोमी वगैरह की नकल करने वाली लड़कियां इतनी ज़हीन भी थी कि किसी आजमाइशी मौका पर अपनी जहानत का भरपूर इजहार करके खुद को सोनिया या आला बीबी वगैरह साबित कर सकती थी। किसी से मुकाबले का मौका आता तो पोमी के अंदाज में जिम्नास्टिक के करतब दिखाने की कोशिश करती थी और बड़ी हद तक कामयाब रहती थी। पारस अव्वल और दोम की नकल करने वाले भी कई बच्चे थे, जिनमें मास्टर बबलू सरे फहरिस्त था। इसलिए हम पहले उसी से काम ले रहे थे। इसी तरह जोजो की नकल करने वाली भी 4 लड़कियां थीं, जिनमें से अब किसी एक का इंतखाब किया जा रहा था। पेरिस शहर के तमाम रास्तों और गली कूचों में होने वाली चेकिंग दिन ब दिन सख्त होती जा रही थी। अवाम की तरफ से एतराज़ात हो रहे थे कि आखिर ये सख्तियाँ कब तक जारी रहेंगी। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, पार्कों में खेल नहीं सकते, अपनी पसंद की शॉपिंग के लिए बाजार नहीं जा सकते। बीमार होते हैं तो अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस से राब्ता कायम करना होता है। बाज़ हालात में राब्ता कायम होने तक कोई मरीज़ बच्चा चल बसता है। मैंने वहाँ के ज़िम्मेदार अफसरान से राब्ता कायम करके कहा, यह अवाम पर ज़्यादती है, बच्चों पर जुल्म है। मेरे एक बच्चे के लिए तमाम बच्चों को तकलीफ में मुब्तला नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐलान कर दीजिए कि मज़ीद 24 घंटे तक पाबंदी रहेगी। उसके बाद तमाम पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी। उन अफसरान ने वादा किया कि 24 घंटे के अंदर वह ज़रूर पारस अव्वल को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही एक आला अफसर ने फ़ोन के ज़रिए राब्ता कायम किया और कहा, जनाब फरहाद साहब, अभी किसी गुमनाम शख्स ने हमें फ़ोन पर कहा है कि आप पारस से दिमागी राब्ता कायम कर सकते हैं। अच्छी बात है, मैं राब्ता कायम करके देखता हूँ। मैंने दूसरे लम्हे ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो पारस के दिमाग में जगह मिल गई। उसने पूछा, हेलो, क्या आप मेरे पापा हैं? हाँ बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ना भी होते तो मामा होती या अंकल आर्मर होते या फिर जोजो होती। आप 4 ख्याल ख्वानी करने वालों के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ है। अलबत्ता शीबा मम्मी की तरफ से ख़तरा है। आप फ़ौरन ही ज़रूरी गुफ्तगू करके चले जाएं। तुम कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझसे राब्ता नहीं रखना चाहते? क्या तुम वापस नहीं आना चाहते? उसने हंसते हुए कहा, आप बड़े चालाक हैं, मुझसे गुफ्तगू करते जा रहे हैं और दिमाग की तह में उतर कर मालूम करते जा रही हैं मैं इस वक्त कहाँ हूँ, किन लोगों के पास हूँ और मेरे आसपास ऐसा कौन है जिसके पास पहुंचकर आप मुसलसल मेरी निगरानी कर सकें। बेटे, हमने ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हें ज़हीन और हाजिर दिमाग और चालाक बनाया है। अगर ये चालाकी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो बड़ा दुख होगा। पापा, मुझे अफसोस है, जैसा कि शीबा मम्मी ने बयान दिया था वो किसी के ज़ेरे असर है, वही बयान मेरा भी समझ लीजिए। मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ। आपको फ़िलहाल इसलिए बुलाया है कि आप मुझे लंदन शहर में देख लें और यकीन कर लें कि मैं पेरिस से निकल चुका हूँ। यहाँ आप पाबंदियाँ आयद नहीं कर सकेंगे। मैं जल्दी यहाँ से परवाज़ करके अमेरिका पहुँचने वाला हूँ। तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ मेरा खुदा है।
खुदा सबके साथ होता है। ये बताओ और कौन कौन है? जो की यादें हैं। पापा, मैं एक दिन आपके पास वापस ज़रूर आऊँगा। क्या इस यकीन के साथ जो को मेरे पास नहीं भेज सकते? जब कहो भेज दूंगा, मगर कहाँ? आप फिर चालाक बनने की कोशिश कर रही है और ये भूल जाते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं पता नहीं बताऊंगा। फिर मैं जो को कहाँ भेजूँ? मैं जिस शहर में कहूँगा आप उसे पहुँचाकर आज़ाद छोड़ दें। वो घूमती फिरती रहेगी और किसी वक्त मेरे पास पहुँच जाएगी। इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि कोई घिसी पिटी चाल न चले। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मेरी जो ही मेरे पास आना चाहिए, कोई डमी नहीं। मैं इदारे में रहकर 4 तालिबात को जो की नक्काली करते देख चुका हूँ। उनमें से कोई भी तालबा जो बनकर आएगी तो मैं पहचान लूंगा। जब पहचान लोगे तब इल्ज़ाम देना। मैं तो तुम्हारी जो को ही रवाना करूंगा। क्या आप उसे ख्याल ख्वानी से रोक रही हैं? अगर नहीं तो उससे कहिए मेरे दिमाग के दरवाजे खुले हैं, मुझसे आकर बात करें। मुझे अफसोस है हमने उसकी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं। वो किसी से दिमागी राब्ता कायम नहीं कर सकेगी। फिर मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरे पास आने वाली असली है या डमी? अभी तुम दावा कर रहे थे कि इदारे में रहकर तुमने 4 तालिबात को देखा है जिन्हें तुम हर हाल में पहचान लोगे। आपने ये अच्छा नहीं किया। प्लीज़ पापा, उसकी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें बहाल कर दें। प्लीज़ बेटे, ऐसी इल्तिजा ना करो जिससे दुश्मनों के हाथ महफूज होते हो। अगर हम जो को उसकी टेलीपैथी की सलाहियतों के साथ रवाना करेंगे तो तुम्हें अगवा करने वाले ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उसकी सलाहियतें अपने दिमाग में मुंतकिल कर लेंगे और यह हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। अभी जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनसे कह दो कि उनकी चाल के मुताबिक जो उनके पास आएगी, लेकिन खोटा सिक्का बनकर। और बेटे, तुम्हारे लिए तो जो जैसी भी हो कभी खोटा सिक्का नहीं होगी। तुम उसे हर हाल में दोस्त रखोगे। अच्छी बात है पापा, मुझे हर हाल में जो चाहिए। शायद 12 घंटे बाद आपको इतला मिलेगी कि जो को किस शहर में पहुंचाना है। मैं तुम्हारे जरिए इन लोगों को समझाना चाहता हूं जो तुम्हें साथ ले जा रही है। जो अमेरिका पहुंचेगी तो सुपर मास्टर भी उसे हासिल करना चाहेगा। तुम्हें अगवा करने वाली इतनी बड़ी ताकत से टकराने की नादानी करेंगे। आप भूल रही है, जब आप सुपर मास्टर से टकरा सकते हैं तो आपका बेटा क्या अपनी जो के लिए नहीं टकराएगा? जो आपका सुपर मास्टर का यह मुझे अगवा करने वालों का मसला नहीं है। वो मेरी दोस्त है और मैं दोस्ती निभाना जानता हूँ। खुदा हाफिज। ठहरो, मैं थोड़ी देर बाद फिर तुमसे राब्ता कायम करूंगा। सॉरी पापा, आइंदा मेरे दिमाग के दरवाजे हमेशा बंद मिलेंगे। सो फार। मैंने जल्दी से कहा। फिर मैं जो को नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ हो जाए। वो सांस रोकते रोकते रह गया। कोई उसके सामने बैठी हुई थी, कागज़ पर लिख रही थी और पारस उसे पढ़ रहा था। इसके मुताबिक उसने कहा, अच्छी बात है, आप 12 घंटे के बाद मुझसे राब्ता कायम कर सकेंगे। खुदा हाफिज। उसने सांस रोक ली। मैंने फ़ौरन ही लंदन में अपने चंद खास एजेंटों से राब्ता कायम किया। फिर कहा, पारस अव्वल लंदन में है, अभी वहां से रवाना होने वाला है। चूंकि सफ़र तवील है, वो अमेरिका जा रहा है, इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक वो किसी चार्टर्ड तैयारे में ही जाएगा। मेरा हुक्म सुनते ही वह तमाम एजेंट अपने मातहतों से राब्ता कायम करते हुए उन्हें पारस को तलाश करने की हदायत दे रहे थे। एक एजेंट ने पूछा, जनाब, पारस बाबा का मौजूदा हुलिया बताइए। नोट करो। उम्र 16 बरस, कद 6.25 फुट, कसरती जिस्म का मालिक है। हमारा ख्याल था उसे अगवा करने वाले किसी लड़की या औरत के रूप में ले जाएंगे, लेकिन अभी वह एक बूढ़े के रूप में है। उसकी आंखों की शौकी और शरारत को छुपाने के लिए लेंस लगाई गई है। आंखों के गिर्द ऐसा मेकअप किया गया है जैसे उम्र की ज्यादती से हल्के पड़ गई हो। चेहरे पर झुर्रियां पैदा की गई है। यह सब हल्की प्लास्टिक सर्जरी के जरिए किया गया है। मूंछें भरी भरी है। चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी है। वो हाथ में छड़ी लेकर चलता है। छड़ी का दस्ता सफ़ेद हाथी दांत का है। एजेंट ने पूछा, जनाब, उसके आसपास रहने वालों की कोई खास पहचान? मैंने कहा, ज़रा ठहरो, अभी बताता हूँ। मैंने मास्टर बबलू से राब्ता कायम करके पूछा, बेटे, जब वो औरत सोनिया आंटी के रूप में आई थी तो क्या तुम्हें साथ ले जाते वक्त उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? जी हाँ, मेरा हाथ पकड़ कर ले गई थी। उसने किस हाथ से तुम्हें पकड़ा था? उन्होंने मुझे बाएं हाथ से पकड़ा था। बस बेटे, यही पूछना था, आराम करो। मैंने एजेंट के पास आकर कहा, पारस अव्वल के साथ जो औरत है वो हर काम बाएं हाथ से करती है, लिखती भी बाएं हाथ से है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पारस से कहा कि जो को उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक वो आइंदा मुझसे राब्ता कायम ना करेगा, तब उसके सामने बैठी हुई औरत ने एक कागज़ पर बाएं हाथ से लिखा था कि आइंदा 12 घंटे बाद मैं अपने बेटे से राब्ता कायम कर सकूंगा। यही बात मैंने पेरिस के जिम्मेदार अफसरान से कही। उन्होंने कहा, हमारे जासूस लंदन में है, हम उन्हें यही हदायत दे रही हैं, ऐसी औरत का मुहासबा किया जाए जो बाएं हाथ से काम करती हो, और पारस बाबा का हुलिया भी सबको बताया जाएगा। उन्होंने पेरिस शहर में आयद करदा तमाम पाबंदियां उठा ली। लंदन में अपने जासूसों को पारस और उसके साथ रहने वाली औरत के मुतल्लिक तफसीलात बताने लगे। मैंने जनाब शेख साहिब रसवंती और आर्मर वगैरह को भी उसके मुतल्लिक सब कुछ बता दिया। उधर एक हफ्ते के दौरान शीबा के बाजू का जख्म भरने लगा था। रसवंती और आर्मर बारी बारी उसके दिमाग में मौजूद रहते थे और दिमाग को कमज़ोर बनाते जाते थे। इस एक हफ्ते में उन्होंने एक रात उस पर तनवीबी अमल किया। यह अमल शीबा को मामूला बनाने के लिए नहीं, बल्कि पहले तनवीबी अमल के असरात मिटाने के लिए था।
वो रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो रही थी। कभी मैं, कभी रसवंती और कभी आर्मर उसके दिमाग में रहकर समझाते रहते थे कि किस तरह अपने आमिल और अपनी यहूदी काबरीन के सामने खुद गैब नॉर्मल जाहिर करना है और यही तासुर देते रहना है कि वो अभी तक तनवीमी अमल के ज़ेर असर है। उसने अपनी डायरी में जो कुछ लिखा था वो हम तक ना पहुंच सका, लेकिन नॉर्मल होने के साथ साथ वो हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताती जा रही थी और हमें खुशी होती थी कि वो थोड़ी देर के लिए भी तनवीमी अमल के असर से निकलती थी तो हमारी ही दोस्त और वफादार रहती थी। मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हो रहा था। मैंने उसे ऑन किया। लंदन के एजेंट की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, जनाब मेरे पास फ़ौरन आइए। मैंने ट्रांसमीटर को ऑफ किया और उसके पास पहुंच गया। वो अपना ट्रांसमीटर जेब में रखकर बाथरूम से निकल रहा था और एयरपोर्ट की इमारत के एक हिस्से से गुजरते हुए सोच के जरिए कह रहा था, मैंने अभी एक बूढ़े को देखा था, उसके हाथ में छड़ी है और छड़ी का दस्ता सफ़ेद हाथी दांत का है। उसका हुलिया बिल्कुल वही है जैसा कि आपने बताया है। वह चलते चलते वेटिंग रूम में आया जहाँ बहुत से मुसाफिर अपने अपने तैयारे में जाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने उसके जरिए दूर एक सोफे पर बैठे हुए बूढ़े को देखा। उसे शिनाख्त करने का एक ही रास्ता था। मैंने फौरन ही ख्याल खुआनी की परवाज़ की। पारस अव्वल के दिमाग पर दस्तक दी तो सोफे पर बैठा हुआ बूढ़ा एकदम से चौंक गया। अंदाज ऐसा ही था जैसे बैठे बैठे सांस रोक ली हो। मैंने उस एजेंट से पूछा, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? जनाब 3 आदमी हैं। वो इसी वेटिंग हॉल में दूर ही दूर से निगरानी कर रही है। मैं दूसरे एजेंट के पास पहुंच गया। उससे कहा, फ़ौरन मालूम करो यहाँ से कितने चार्टर्ड तैयारे जा रहे हैं और उनकी रवानगी के औकात क्या है और उनमें जाने वालों के नाम क्या है। फिर मैं बारी बारी दूसरे एजेंट्स के पास पहुंचकर उन्हें समझाता रहा, पारस को दूर ही दूर से देखते रहो, शुबा जाहिर ना होने दो। अगर कोई ऐसा मौका हाथ है कि वो बिल्कुल हाथ से निकलने लगे और यकीन हो जाए कि दुश्मन कामयाब हो जाएंगे तो मेरे बेटे को जख्मी कर देना। एक ने कहा, जनाब ये हमसे कैसे होगा? जो हुक्म दे रहा हूँ उस पर अमल करो। वो मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ। उसे जान से मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इस हद तक जख्मी करो कि वह तकलीफ में मुब्तला रहे लेकिन जख्म ज्यादा गहरा ना हो। मैंने पेरिस के आला अफसरान से कहा, लंदन के सुराग रसानों से फ़ौरन राब्ता कायम करें। उन्हें हदायत दें कि हैथरो एयरपोर्ट के उस हिस्से में जाएं जहां चार्टर्ड तैयारे वाले मुसाफिर वेटिंग रूम में बैठी हैं। वहां पारस एक बूढ़े के मेकअप में मौजूद है। उसे इतनी एहतियात से घेरे में लिया जाए कि दुश्मन उसे हाथ से निकलता देखकर नुकसान ना पहुंचा सके और वह बखैरियत हमारे पास चलाए। आला अफसर ने कहा, अभी उन्हें हदायत देता हूँ, आप इत्मीनान रखें, वो बखैरियत हमारे पास आएगा। मैंने आर्मर से कहा, तुम शीबा के दिमाग में मौजूद रहो, रसवंती दूसरी जगह मसरूफ़ रहेगी। फिर मैंने रसवंती को अपने लंदन के एजेंट्स के पास पहुंचाया, लेकिन जब तक मैं ख्याल खुआनी के जरिए इंतजामात में मसरूफ़ रहा इतनी देर में बाजी पलट गई। जो एजेंट पारस की निगरानी कर रहे थे उनमें से एक ने बताया, जनाब यहाँ के पुलिस वाले आए थे। एक पुलिस वाले ने पारस बाबा से पूछा था, क्या आप ही प्रोफेसर बोंजा हार्वर्ड हैं? पारस बाबा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जी हाँ मैं ही प्रोफेसर हूँ, फरमाइए। पुलिस ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, हमें अफसोस है, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। आपके सामान से स्मगलिंग का माल बरामद हुआ है, आप खुद चलकर देख सकती हैं। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या कह रहे हो? क्या वाकई वो पुलिस वाले थे? जी हाँ जनाब। हम उनका ताकुब करते हुए लगेज हॉल की तरफ आए हैं। हॉल के करीब ही कस्टम ऑफिसर का दफ्तर है। पारस बाबा को वहीं ले जाया गया है। हम दफ्तर के बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या उस दफ्तर का दूसरा दरवाज़ा नहीं होगा? बेशक दूसरा दरवाज़ा है, लेकिन वहाँ से आम आदमियों को गुजरने की इजाज़त नहीं है। लेकिन पुलिस वाले स्मगलिंग के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार करके उसी रास्ते से ले जा सकती हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे दूसरे आदमी उस मुकाम पर मौजूद है जहाँ से पिछले दरवाजे से गुजरने के बाद पारस बाबा को किसी गाड़ी में बिठाया जाएगा। शाबाश, आगे बढ़कर उस सिपाही से बात करो जो दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। सिपाही के पास जाकर दफ्तर के अंदर जाने की इजाज़त मांगी तो सिपाही ने कहा, सॉरी, अभी इजाज़त नहीं मिल सकती। इसके साथ ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। खुद सिपाही को अंदर ले गया। कस्टम के एक ऑफिसर ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सर, एक शख्स यहाँ आना चाहता है, अभी किसी को इजाज़त नहीं मिल सकती, बाहर जाओ, किसी को अंदर जाने दो। सिपाही बाहर गया। मैं उस अफसर के अंदर पहुंच गया। उसके और पारस के दरमियान एक मेज़ पर बैग खुला हुआ था। अफसर अपनी हथेली पर चंद जगमगाते हुए हीरे दिखा रहा था और पूछ रहा था, प्रोफेसर बोंजा हार्वर्ड, क्या तुम ये इनकार कर सकते हो कि यह बैग तुम्हारा नहीं है? पारस ने कहा, मैं हैरान हूँ, बैग तो मेरा ही है, लेकिन ये माल मेरा नहीं है। सॉरी प्रोफेसर, हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है, आप हमारे साथ आइए। अफसर ने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही पारस के तरफ आकर खड़े हो गए। फिर अफसर के पीछे चलते हुए दूसरे दरवाजे से गुजरते हुए एक कॉरिडोर में पहुंच गए। उस अफसर की सोच बता रही थी कि वो प्रोफेसर को कैदियों के गाड़ी में ले जाकर बिठाने वाला है। जब तक मखसूस वक्त पर चार्टर्ड तैयारे रवाना नहीं हो जाते तब तक वो कैदियों की गाड़ी वहां खड़ी रहती है ताकि इस दौरान स्मगलिंग करने वाले जितने भी पकड़े जाएं उन्हें एक साथ उसमें बिठाकर लॉकअप तक पहुंचाया जा सके। मैं उस अफसर के जरिए पारस के चेहरे पर हैरानी और परेशानी देख रहा था। यकीनन उसे भी ये मालूम नहीं होगा कि हीरे उसके बैग में कैसे आ गए। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी।
उसने सांस रोक ली। मैंने थोड़ी देर बाद फिर कोशिश की, फिर उसने सांस रोक ली। वो उस नामालूम औरत के इशारों पर चल रहा था। उस पर तनवीमी अमल का असर था। जब उसने ये कह दिया था कि 12 घंटे बाद ही मैं उसके दिमाग में आकर बात कर सकूंगा, तो उससे पहले मुझे दिमाग में आने की इजाज़त नहीं दे सकता था। आला बीबी YMCA का कमरा छोड़कर मेरे पास आ गई थी। उसने मौजूदा सूरत हाल को समझते हुए कहा, फरहाद, उस औरत को निगरानी का शुबा हो गया है, इसलिए वो पारस को वहां से निकालने के लिए ये चाल चल रही है। जैसा कि सब जानते हैं, सामान लगेज हॉल में जाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लिया जाता है। जब पारस का बैग चेक किया गया तो उसमें से हीरे बरामद नहीं हुए थे। फिर हमारे बेटे के लिए लाख 2 लाख के हीरे क्या अहमियत रखती है? वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। इस औरत के सामने यही एक रास्ता था कि किसी तरह लगेज हॉल में वो हीरे उसके बैग में पहुंचाए जाए और उसे गिरफ्तार करके रास्ता बदल दिया जाए, वरना हम उसे एयरपोर्ट से निकाल ले जाएंगे। मैंने आला बीबी की बातें सुनने के बाद फिर अपने एजेंट से रब्ता कायम किया। ये इत्मीनान हुआ कि मेरे 2 एजेंट उस गाड़ी पर कब्जा जमा चुके थे। एक ने ड्राइवर की जगह ले ली थी। उनका मंसूबा था, जैसे ही पारस को गाड़ी के अंदर बिठाया जाएगा वो उसे लेकर फरार हो जाएंगे। उधर वो अफसर पारस को लेकर कॉरिडोर के आखिरी सिरे में आया, जहां दूसरा अफसर मेज के पीछे बैठा हुआ था। कैदी को गाड़ी में बिठाने से पहले उसका नाम, पता और वक्त लिखा जा रहा था। फिर उन्हें उस कॉरिडोर से गुजरने की इजाज़त मिल गई। वो वहां से निकलकर दूसरे कॉरिडोर में मुड़ गए। उधर से सिर्फ पुलिस और कस्टम वाले ही गुजरते थे, इसलिए राहदारी वीरान सी थी। दूसरी तरफ से एक पुलिस अफसर आ रहा था। उसने अचानक एक साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल निकाला और फिर गोली चला दी। पारस को ले जाने वाला ऑफिसर लड़खड़ाया, फिर कॉरिडोर की दीवार से जा टकराया। इसके साथ ही मेरी सोच की लहरें यकबारगी वापस आ गई। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया, यानी वो अफसर मर चुका था। मैंने फिर ख्याल खानी की छलांग लगाई। उस अफसर के पास पहुंचा जो कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर बैठा, कैदियों का नाम, पता और कैदियों की रवानगी का वक्त लिखता था। मैंने एकदम से उसे उठाया, उसके हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला, फिर उसे तेजी से दौड़ाता हुआ उसे कॉरिडोर में ले गया। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से फायर करने वाला नकली ऑफिसर वहां मौजूद था। पारस को साथ ले जाना चाहता था। एक अफसर को उधर आते देखकर उसने निशाना लिया। उससे पहले ही मैंने अपने मामूल ऑफिसर के जरिए गोली चलाई थी। ठाई की आवाज़ दूर तक गूंजती हुई गई। उस ऑफिसर के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर गिर गया। लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते थे। पारस ने मुर्दा अफसर के हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर मेरे मामूल ऑफिसर को निशाना बनाया। मैंने उसके जरिए चीख कर कहा, नहीं बेटे, खबरदार, गोली ना चलाना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं इसे आगे कुछ ना कह सका। उसने ठाए से गोली चलाई। मेरा मामूल लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वह मुसल्ला सिपाही जो पारस के पीछे चल रहे थे, वो उस औरत से ताल्लुक रखते थे। वो पारस को पकड़कर दौड़ते हुए उस कॉरिडोर से गुजरते हुए जाने लगे। मैं इतना ही देख पाया। इसके बाद उस ऑफिसर ने भी दम तोड़ दिया और मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरे बेटे को यह सुनकर जरा भी झिझक नहीं हुई थी कि ऑफिसर के जरिए मैं बोल रहा हूँ। उस पर गोली चलाने का मतलब यह है कि वो बाप पर गोली चला रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक एहसास होता है। वो एहसास तनवीमी अमल के जरिए मर चुका था और वह अपने इख्तियार में नहीं था। एक लम्हे की ताखीर भी पारस को हमसे न जाने कितने अरसे के लिए जुदा कर देती। मैंने फौरन ही ख्याल खानी की छलांग लगाई। कैदियों की गाड़ी में बैठे हुए एजेंट से कहा, फौरन यहाँ से निकलो, पारस को फिर अगवा किया जा रहा है। क्या तुम लोगों ने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी? हमने 2 बार आवाज़ सुनी है। हर जगह भगदड़ सी मची हुई है। तुम्हारे आसपास जितनी गाड़ियाँ उन सब पर नजर रखो। पारस को उनमें से किसी गाड़ी में ले जाया जाएगा। वो पार्किंग एरिया में दूर दूर तक नजर रख सकते थे, लेकिन उसी वक्त एक गाड़ी पार्किंग एरिया से दूर तेज से भागती हुई दिखाई दी। कस्टम के सिपाही उस गाड़ी की तरफ फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वो फायरिंग की जद से निकल चुकी थी। मेरे 2 एजेंटों ने दौड़ लगाई, कैदियों की गाड़ी में जाकर बैठे। उसे स्टार्ट करना चाहा तो पता चला गाड़ी का पहिया पंक्चर हो चुका है। यकीनन किसी ने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से गोली मारी होगी और पहिए को बेकार कर दिया होगा। मैं दूसरे एजेंट के दिमाग में पहुंचा। वो मोटरसाइकिल तेजी से ड्राइव करता जा रहा था। गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन वह समझ रहा था कि एयरपोर्ट के हाथे से निकलकर मेन रोड तक पहुंचते पहुंचते उस गाड़ी तक पहुंच जाएगा। मैंने उसे कहा, अब तुम ही एक आसरा रह गए हो, किसी तरह भी उस गाड़ी का पीछा न छोड़ना। उसने रफ्तार और बढ़ा दी। उसके पीछे कस्टम पुलिस वालों की गाड़ियां तेजी से दौड़ती आ रही थी। खतरे का सायरन बजाया जा रहा था। यकीनन पुलिस वाले ट्रांसमीटर के जरिए आगे जाने वाली गाड़ी को रोकने के सिलसिले में अहकामात जारी कर रहे होंगे। वो 5 मिनट में मेन रोड तक पहुंच गई। वो गाड़ी बहुत दूर नजर आ रही थी। ताकुब करने वाले अपनी रफ्तार बढ़ाते जा रहे थे। मेरा एजेंट सबसे आगे था। वो उनसे पहले ही गाड़ी के करीब पहुंचता जा रहा था। फिर उसने रिवॉल्वर निकालकर गाड़ी की तरफ फायरिंग की। 2 बार उसका निशाना चूक गया। तीसरी बार पहिया एक धमाके से ब्रस्ट हो गया। आगे जाने वाली गाड़ी इधर से उधर डगमगाई, फिर रुक गई। सबसे पहले मेरा एजेंट वहां पहुंचा। उसे एक औरत ड्राइव कर रही थी। अंदर और कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने फौरन ही स्टीयरिंग सीट का दरवाजा एक झटके से खोलते हुए पूछा, पारस बाबा कहाँ है? उस औरत ने गुस्से से पूछा, कौन पारस बाबा? मैं किसी पारस को नहीं जानती। क्या तुमने ही फायर करके मेरी गाड़ी का पहिया बेकार किया है? तुमने ऐसी हरकत क्यों की? तुम कौन हो? मैंने उस बोलने वाली के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की तो उसने सांस रोक ली। इतनी देर में तमाम पुलिस वाले आ गए थे। उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था।
फिर एक अफसर ने उस औरत को निशाने पर रखते हुए पूछा, तुम कौन हो? प्रोफेसर को कहाँ ले जा रही हो? ये कहते हुए उसने कार के अंदर झांक कर देखा। दूसरे सिपाही ने कहा, जनाब यहाँ कोई नहीं है। उस औरत ने अपनी रिस्ट वॉच देखी, फिर हंसते हुए कहा, अभी मिस्टर फरहाद मेरे दिमाग में आना चाहते थे, अब मैं उन्हें आने की इजाज़त देती हूँ और आप लोगों से साफ साफ कह दूँ कि मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ। मुझे जो कहा गया मैंने उस पर अमल किया। ये किसी कस्टम ऑफिसर की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी। मुझे हदायत दी गई थी कि जैसे एक बूढ़ा प्रोफेसर गाड़ी में आकर बैठेगा, मैं इसे तेज़ी से ड्राइव करती हुई इस शाहराह पर ले आऊँगी, फिर इसकी रफ्तार को चंद सेकंड के लिए कम कर दूंगी। वो बूढ़ा प्रोफेसर इस गाड़ी से छलांग लगाएगा, मैं फिर इसे ड्राइव करती हुई आगे जाऊँगी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि गिरफ्तार कर ली जाऊँगी, और अब देख रही हूँ कि गिरफ्तार होने ही वाली हूँ। मैं उसकी बातों के दौरान उसकी सोच पढ़ता रहा। वो दुरुस्त कह रही थी, खुद अपने इख्तियार में नहीं थी। पारस की तरह तनवीमी अमल के ज़रिए असर थी। उसे जो हुक्म दिया गया था वो उस पर अमल करती आई थी। और ये औरत वो नहीं थी जो पेरिस से हमारे बेटे के साथ लगी हुई थी। उसने कार की चाबी निकालकर दाएं हाथ से पुलिस अफसर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रही आपके बड़े अफसर साहिब की गाड़ी की चाबी। उस औरत ने दाएं हाथ से चाबी बढ़ाई थी, जबकि पारस के साथ रहने वाली औरत बाएं हाथ से काम करती थी। आखिर वो बाएं हाथ वाली कौन थी? कमबख्त ऐसी ज़बरदस्त चालें चल रही थी कि हमारी कामयाबी नाकामी में बदलती जा रही थी। जो औरत गिरफ्तार हुई थी उसे यह नहीं मालूम था कि पारस गाड़ी से बाहर छलांग लगाने के बाद कहाँ गया है या उसे कौन ले गया है। यूं देखा जाए तो उस बाएं हाथ वाली का सिर्फ दिमाग काम कर रहा था, वरना एक्शन में तो हमारा बेटा था। वही हमारी कामयाबी को नाकामी में बदल रहा था। पहली बार उसने मेरे मामूल ऑफिसर को गोली मारी थी। दूसरी बार मेरा एजेंट उसकी कार के पास पहुंच रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो जाने कब गाड़ी के बाहर छलांग लगा चुका था। एजेंट उसे देख नहीं पाया था। अब मैं दुश्मनों से क्या गिला करता? मेरा अपना ही बेटा हमारी आंखों में धूल झोंक कर जा चुका था। आला बीबी ने अपने सर को थाम कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। उसने 12 घंटे बाद राब्ता कायम करने का वादा किया है। मेरा ख्याल है 10 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने कहा, और मेरा ख्याल है कि 12 घंटे पूरे होने के बाद भी वो बात नहीं करेगा। वो बाएं हाथ वाली एक बार बेटे से मेरा राब्ता कायम करा के मुसीबत उठा चुकी है। आइंदा और कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। 12 घंटे पूरे होने के बाद मैंने पारस को मुखातिब किया तो उसने सांस रोक ली। मैंने वक्फे से 2-4 बार कोशिश की, हर बार मायूसी हुई। मैं बहुत देर तक सर थामे सोचता रहा। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया था। अब ये बात यकीनी हो गई थी कि उसके पास पहुंचने के लिए मुझे अमेरिका जाना होगा या जो को चारे के तौर पर आगे बढ़ाना होगा। सोचते सोचते फिर एक तदबीर दिमाग में आई। मैंने आला बीबी और सोनिया से मशवरा लिया। उन्होंने भी इस तदबीर को पसंद किया। मैं इसके मुताबिक शिबा के पास आया। अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने कहा, पारस तक पहुंचने का अब तुम ही एक रास्ता हो। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, तुम हुक्म दो। तुम पारस के दिमाग में जाते ही जो का नाम लो, वो सांस नहीं रोकेगा। फिर तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे रसवंती से ज़्यादा चाहती हो। उसकी दोस्ती और मोहब्बत का ख्याल करते हुए तुमने जो को इदारे से बाहर निकाल दिया है। मैंने उसे सारी बातें तफसील से समझा दी। वो मेरी हदायत के मुताबिक अमल करना चाहती थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। एक आया ने आकर कहा, आमिल साहब तशरीफ़ लाए हैं और तुमसे मुलाकात करना चाहती हैं। वो अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आई। वहाँ पर तनवीमी अमल करने वाला एक सोफे पर बड़े शाहाना अंदाज में बैठा हुआ था। वो करीब आकर उसके सामने दोजानू हो गई, फिर उसके हाथ को चूमकर खड़ी हो गई। उल्टे कदमों चलते हुए पीछे गई, फिर एक सोफे पर बैठ गई। आमिल उसे गहरी टटोलती हुई नज़रों से देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हारे बाजू का जख्म कैसा है? ये भर चुका है। क्या अब भी तकलीफ होती है? जी नहीं, अब आराम है। क्या तुम्हारा दिमाग हसास है? जी हाँ, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकती हूँ। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये बात यकीन से कोई नहीं कह सकता। आप भी हसास हैं, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हैं। लेकिन हम आप खुश फहमी में मुब्तला हो सकती हैं। हम यही सोचते रहेंगे, कोई हमारे दिमाग में आएगा तो हम उसे ताड़ लेंगे। हो सकता है कि वो आकर चला जाए और हम उसे ताड़ ना सकें। मैं अपनी तवानाई को खूब समझता हूँ। इसी तरह मुझे भी अपनी दिमागी तवानाई पर भरोसा है। इसीलिए कह रही हूँ, मेरा दिमाग हसास है। मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लूँगी। इसके बाद खुदा बेहतर जानता है। वह फिर थोड़ी देर तक गहरी टटोलती हुई नज़रों से देखता रहा। फिर उसने पूछा, जब तुम्हारा बाजू जख्मी हुआ था क्या फरहाद तुम्हारे पास नहीं आया था? इसका जवाब पहले भी दे चुकी हूँ। वो कई बार मेरे दिमाग में आ चुका है। सिर्फ वही नहीं, रसवंती और आरमर भी आते रहे हैं। मैं तुम्हारे सच से खुश हो रहा हूँ। बोलती जाओ, वो क्यों आते रहे, क्या कहते रहे? फरहाद मुझे समझाता रहता है मैं अपने बच्चे से दूर ना रहूँ। आप लोगों से इस बात पर झगड़ा करूँ कि मैं माँ हूँ, इसलिए बच्चा मेरे पास रहा करेगा। रसवंती क्यों आती है? वह फरहाद की बातें दोहराती है, मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि बच्चा मेरे पास रहेगा, तो वह सब मिलकर मुझे बच्चे के साथ यहाँ से निकाल ले जाएंगे। आमिल ने घूर कर पूछा, क्या इसीलिए तुम बच्चे को अपने पास रखना चाहती हो? ये मेरा हक है फरहाद। रसवंती और आरमर के आने से पहले भी मैं यही कहती रही हूँ। आरमर क्यों आता है? उसे अपनी बहन जो की बड़ी फिक्र है। वो पारस अव्वल को बहुत चाहती है, उसके बगैर रोती रहती है, खाना नहीं खाती, पारस के पास जाने की जिद करती रहती है। आरमर मुझसे इल्तिजा करता है कि मैं पारस का पता बता दूं या जो को उसके पास पहुंचा दूं।
आमिल ने कहा, यह बात काबिल यकीन नहीं है कि एक भाई अपनी बहन को इतने महफूज इदारे से निकालकर पारस के पास पहुंचाना चाहेगा। ज़रूर कोई चाल है। शिबा ने तायद में सर हिलाकर कहा, ज़रूर कोई चाल हो सकती है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि पारस हमारे हाथ से निकल चुका है। क्या तुम फरहाद वगैरह के जरिए पारस के मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल नहीं कर सकती? फरहाद, रसवंती और आर्मर पिछले 10 घंटे से मेरे पास नहीं आए हैं। उनकी तरफ से मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक पारस लंदन में है। आमिल ने खुश होकर कहा, शाबाश, मैं यही आजमाना चाहता था कि तुम हमारे साथ कितनी सच्ची हो। लंदन में हमारे सुराग रसानों ने भी यही इतला दी है। पारस अभी उसी शहर में है। क्या तुम मालूम कर सकती हो कि फरहाद वगैरह पारस से किस तरह राब्ता कायम करते हैं? मैंने मालूम किया था पारस किसी को दिमाग में आने की इजाज़त नहीं देता है, फ़ौरन सांस रोक लेता है। उस पर तनवीमी अमल का असर है। उस पर किसने तनवीमी अमल किया है, यह अभी तक मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना पता चला है कि कोई औरत पारस के साथ रहती है। वही सोनिया का रूप इख्तियार करके एक बार फरहाद को धोखा दे चुकी है। क्या फरहाद बता सकते हैं कि हमने पारस को जहाँ कैद किया था वहाँ वो औरत कैसे पहुँच गई थी और किस तरह उसे वहाँ से निकाल ली गई? फरहाद इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। क्या वो ऐसे किसी शख्स को जानता है जिसका नाम ब्रूस मार्टन है? उसके साथ एक 16 बरस का लड़का भी देखा गया है। जी हाँ, वो ऐसे 2 अशखास के मुतल्लिक जानता है। एक का नाम ब्रूस मार्टन है और दूसरे का नाम रॉबर्ट रिंगू है। ये दोनों अमेरिका से एक 16 बरस का लड़का लेकर आए हैं ताकि पारस उन्हें मिल जाए तो उस लड़के की जगह उसे वहाँ से ले जाए, लेकिन उन्हें नाकामी हो रही है। आमिल ने कहा, शीबा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम वही रिपोर्ट दे रही हो जो पेरिस से हमारे जासूस दे चुकी हैं। मैं आप लोगों से हमेशा सच बोलती आई हूँ। मैं अपने मुल्क में अपनी कौम के लोगों में हूँ। आपसे झूठ बोलने और अपने बड़ों को धोखा देने का मतलब ये है कि मैं अपने ही हाथों से अपनी पूरी कौम को तबाह कर दूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने ऐसा कहते कहते अचानक सांस रोक ली। इशारे से आमिल को समझाया कि उसके दिमाग में कोई आना चाहता है। हालांकि उसने सांस नहीं रोकी थी। अगर रोकती तो मैं कब का बाहर हो चुका होता। मैं बदस्तूर उसके दिमाग में मौजूद था और उसे गाइड कर रहा था कि अपने आमिल से किस तरह गुफ्तगू करना चाहिए, और वो उसी तरह करती जा रही थी। उसने आमिल से पूछा, क्या मैं किसी को दिमाग में आने की इजाज़त दूँ? आमिल ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, जो भी आए उससे पारस के मुतल्लिक पूछो। उसने गहरी सांस ली, फिर आंखें बंद कर ली। सोच के जरिए मुझसे पूछा, क्या मैं ठीक जा रही हूँ? मैंने खुश होकर कहा, तुम कमाल कर रही हो। ज़रा गुस्से का मुंह बनाओ और आमिल से कहो कि मैं जोजो के सिलसिले में तुम्हें इल्ज़ाम दे रहा हूँ। वो भी पारस की तरह इदारे से भाग गई है और उसके फरार में तुम्हारा हाथ समझा जा रहा है। वो गुस्से का मुंह बनाती रही। थोड़ी देर तक हम बातें करते रहे। फिर उसने सांस रोकने का मुजाहरा किया, अपनी आंखें खोल दी। आमिल ने आस्तगी से पूछा, क्या हुआ? वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे लोगों की वजह से बार बार सांस रोकना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। बहरहाल वो कह रहा है कि जो भी पारस की तरह इदारे से निकल भागी है। आमिल ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? हाँ, और वो मुझे इल्ज़ाम दे रहा है, कहता है कि मैंने पारस की तरह जो को भी वहाँ से भगा दिया है। वो आमिल सोफे पर सीधा होकर बैठ गया, फिर बोला, इसका मतलब है पारस को हमसे छीन कर ले जाने वाली औरत ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचना चाहती है, इसलिए उसने जो को भी अगवा किया है। मगर यकीन नहीं आता। किस बात का यकीन नहीं आता? यही कि तुमने टेलीपैथी के जरिए पारस को बाबा साहब के इदारे से निकाला था। तुम्हारे लिए आसान था। तुम वहाँ एक अरसे तक रहकर बहुत कुछ समझ चुकी थी, लेकिन वो कौन औरत है जो टेलीपैथी के बगैर जो को उस इदारे से निकाल कर ले गई है? वो औरत इंतहाई चालाक और तेज़ तरार होगी। मैं यकीन से कहता हूँ कि उसका ताल्लुक सुपर मास्टर से है और सुपर मास्टर ने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उसके दिमाग को हैरत अंगेज़ बना दिया है, तभी वो ऐसे कारनामे अंजाम दे रही है। वो उस औरत का ताल्लुक सुपर मास्टर की टीम से जोड़ रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। उस बाँ हत्थी यानी बाएं हाथ से काम करने वाली ने अपना अलग महाज बना रखा था, और जैसे जैसे हैरत अंगेज़ कारनामे दिखा रही थी उससे ये ख्याल मुस्तहकम हो रहा था कि वो सलारा हो सकती है और उसकी पुश्त पर उसके भाई जॉर्ज फ्रीमैन, आयरन और हार्डी होंगे। मैंने एक तवील अरसे से आयरन और हार्डी को बुला दिया था। वो मेरे लिए गैर ज़रूरी हो गए थे। अब उनके दिमाग में पहुंचना मुहाल था क्योंकि उनकी दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी होगी। फिर उनके बहन भाई ने शायद ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में कामयाबी हासिल की होगी, तभी वो फिर लापता हो गए थे। हमारी टेलीपैथी की जद में नहीं आ रहे थे। बहरहाल उस आमल ने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा, शीबा, आज रात तैयार रहना, मैं तुम पर तनवीमी अमल करूँगा। शीबा ने उठते हुए हैरानी से कहा, लेकिन अभी तो पहली तारीख को 2 हफ्ते बाकी हैं। जब से तुम्हारा बाजू जख्मी हुआ है, फरहाद वगैरह को तुम्हारे दिमाग में आने की बड़ी छूट मिल गई है। मैं ये रास्ते बंद करना चाहता हूँ। ये कहकर वो जाना चाहता था। शीबा ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। तनवीमी अमल के बाद जब मुझे इत्मीनान होगा कि अब तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं आ सकेगा, तुम बेख्तियार सांस रोक लिया करोगी, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, तो बच्चे को तुम्हारी गोद में दे दिया जाएगा। उसके ममता भरे सीने से एक सर्द आह निकली। उसका नौज़ायदा बच्चा आंखों के सामने फिर रहा था। वो अपना दिल पकड़कर सोफे पर बैठ गई। आमिल बड़ी बेरुखी से मुंह फेर कर चला गया। मैंने तसल्ली दी, शीबा, हौसला करो, तुम बहुत जल्द अपने बच्चे के साथ इस कैद खाने से निकल आओगी। हम फिर मिलेंगे और अपने बच्चे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।
मैं उसे सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने लगा और उसे बहलाने लगा। वह थोड़ी देर तक बहलती रही। फिर मैंने कहा, अगर थक गई हो तो आराम करो, थोड़ी देर बाद पारस से रब्ता कायम करना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी उसके पास जा रही हूँ। उसने दिमाग पर दस्तक दी। पारस ने सांस रोक ली। थोड़े वक्फे के बाद शीबा ने फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही कहा, जोजो। पारस ने चौंक कर पूछा, जोजो क्या तुम हो? क्या तुम ख्याल ख्वानी कर सकती हो या मुझे धोखा दिया जा रहा है? बहरहाल तुम्हारे नाम से मैं धोखा भी खा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कम अज़ कम 12 घंटे बाद। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। शीबा ने फिर 1-2 बार कोशिश की, मगर उसने दिमाग में जगह नहीं दी। मैंने कहा, उसने फिर 12 घंटे का वक्त दिया है। इसका मतलब है कि वो बांहत थी, उसे अभी तक लंदन से ले जाने में नाकाम रही है। हमें उस वक्त तक पारस से दिमागी रब्ता कायम करने की इजाज़त नहीं देगी जब तक उसे बाहिफाजत न्यूयॉर्क नहीं ले जाएगी। वो अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल रो रहा था। वो कहने लगी, पता नहीं कब रात आएगी, कब वो मुझ पर तनवीमी अमल करेगा। उसे कम अज़ कम यकीन तो हो जाए कि मैं इस मुल्क की वफादार हूँ और तुम्हारे बच्चे को यहूदी बनाकर परवान चढ़ाने के सिलसिले में उनसे भरपूर ताउन करूँगी। तभी वो मेरे बच्चे को गोद में देंगे और मैं उसे सीने से लगा सकूँगी। वो घड़ी में वक्त देखने लगा। उसे रात का बेचैनी से इंतजार था। मैंने कहा, यूं ही लेटी रहोगी तो वक्त नहीं गुजरेगा, खुद को मसरूफ़ रखो। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बगैर इजाज़त एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकती। तुम्हें जाने के लिए कदमों से चलने की ज़रूरत नहीं है। तुम ख्याल ख्वानी की परवाज़ करो। मेरे लंदन के एजेंट्स के पास पहुंचो और देखो वो पारस को ढूंढ निकालने के सिलसिले में क्या कर रही हैं। मैंने उसे एक एजेंट के पास पहुंचा दिया। वो एक के ज़रिए दूसरे और दूसरे के ज़रिए तीसरे के पास पहुंचते हुए उनकी मसरूफियात का जायज़ा लेने लगी। मैंने उसे इसी तरह रात तक मसरूफ़ रखा। रसवंती और आर्मर बारी बारी उसके दिमाग में आते जाते रहे थे। उन्हें मालूम हो चुका था आज रात उस पर तनवीमी अमल होने वाला है, लिहाजा वो और ज़्यादा मोहतात थे। 2 घंटे बाद ही मुझे इतला मिली कि शीबा पर तनवीमी अमल की तैयारियां हो रही हैं। यह हैरानी की बात थी। आमिल ने रात को अमल करने के लिए कहा था। मैं शीबा के पास पहुंचा तो उसने कहा, आमिल को शायद शुबह है कि जब वो तनवीमी अमल की बात कह रहा था तो शायद तुम में से कोई मेरे दिमाग में था, लिहाजा वह वक्त मुकर्रर से बहुत पहले ही ये अमल करके मुतमईन होना चाहता है। वो अपने तौर पर दुरुस्त तो सोच रहा है। इस वक्त तिल बैब में शाम के 4 बज रहे हैं। हम में से कोई ये सोच भी नहीं सकेगा कि इस वक्त तुम पर यह अमल किया जा सकता है। वो आमिल अच्छी तरह जानता है कि किसी पर जबरन अमल नहीं किया जा सकता, ना ही उसे महकूम बनाया जा सकता है। लिहाजा उसने अमल से पहले एक इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से वह हिसाबी तौर पर कमज़ोर होने लगी। उसने इंजेक्शन लगाते ही कहा था, मेरी आंखों में देखती रहो। वो उसकी आंखों में देखती रही और कमज़ोरी महसूस करती जा रही थी। अगर मैं, रसवंती और आर्मर उसके दिमाग में ना होते तो वो पहले की तरह बड़ी मजबूरी और बेबसी से उस आमिल के ज़रिए असर आ जाती। हम तीनों टेलीपैथी जानने वाले बैक वक्त उसके दिमाग में थे। वो हमारे लिए बहुत अहम थी। मैं रसवंती को हदायत दे रहा था, वो शीबा की ज़ुबान से बोलती जा रही थी और ये तासुर दे रही थी कि शीबा मुकम्मल तौर पर ट्रांस में आ गई है और उसकी मामूला बन रही है। आमिल ने पूछा, क्या तुम मेरी महकूम हो? हाँ, मैं तुम्हारी महकूम हूँ। क्या तुम मेरे हर हुक्म की तामील करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगी। फिर सच सच बोलो, तुम्हारे दिमाग में कोई है? मैं सच बोलती हूँ, मेरे दिमाग में कोई है। आमिल ने उसे चौंक कर देखा, फिर पूछा, तुम्हारे दिमाग में कौन है? मेरे दिमाग में कोई नहीं है। अभी तुमने कहा था कोई है। आपने हुक्म दिया था, मैंने उसके मुताबिक कह दिया। तो मेरा हुक्म समझकर नहीं, सच समझकर कहो, दिमाग में कौन है? मैं सच समझकर कहती हूँ, मेरे दिमाग में कोई नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारा बाजू जख्मी कैसे हुआ था? मैं जोजो के दिमाग में थी, उसे किसी तरह बहकाकर इदारे से निकालना चाहती थी। जोजो ने कहा वो मेरे दिमाग में आकर बात करना चाहती है, लिहाजा मैंने उसे अपने दिमाग में आने की इजाज़त दे दी। आमिल ने कहा, तुमने एक नादान लड़की की बात क्यों मान ली? क्यों उसे दिमाग में आने दिया? वहाँ जोजो की हिफाजत की जा रही है। उन सबको इस बात का अंदेशा है कि पारस अव्वल जोजो के लिए बेचैन होगा, उसके लिए जिद करता होगा, लिहाजा दुश्मन अब जोजो को ट्रैप करेंगे। अगर मैं उसे राब्ता कायम करने के लिए कोड वर्ड्स बताती तो कोई भी उसके दिमाग में छुप कर वो कोड वर्ड्स सुन सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने दिमाग में बुला लिया। उसे कोड वर्ड्स बता ही रही थी कि अचानक फरहाद ने मेरे दिमाग में ज़ोरदार झटका पहुंचाया। मैं संभलने में नहीं पाई थी कि उसने दूसरी बार झटका पहुंचाया। तुमने अपने ही हाथ से अपने बाजू को किस तरह जख्मी किया? 2 बार दिमागी झटके खाने के बाद इंसान अपने बस में नहीं रहता। आपको नहीं मालूम, जैसे दिमाग में जलजला आ जाता है, हाथ पांव ढीले पड़ जाती है, आदमी की आधी जान निकल जाती है। ऐसे में मैं क्या कर सकती थी? उसने मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर वो चाकू मेरे एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ को जख्मी कर दिया। तुम्हारे जख्मी होने के बाद फिर तो वो तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह कब्जा जमा चुका था। तुम कब तक उसके काबू में नहीं? जब मेरे जख्म भरने लगे, मैं खुद को तवाना महसूस करने लगी, तो मैंने समझाया, बगैर इजाज़त मेरे दिमाग में ना आया करो। उस दिन से वो इजाज़त लेने लगा था। तुम कैसे कह सकती हो कि वो चुपचाप नहीं आता होगा और तुमसे मक्कर नहीं करता होगा? शीबा ने जवाब दिया, उस दिन उसका फ्रेब खुल गया। वो चुपचाप मेरे दिमाग में आया था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरी दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी है और मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हूँ। ऐसे में मैंने पूछा, तुम कौन हो?
वो फौरन वापस चला गया। कोई 1 घंटे बाद उसने आने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा तुम इससे पहले भी आ चुके हो और अब तक मुझे धोखा देते रहे हो। वो कस्में खाने लगा। उसने मुझे यकीन दिलाया कि शायद रसवंती आकर गई होगी। वो तुम्हारे दिमाग में आकर क्या कहता था? वो कहता था जिस तरह मेरे यहूदिया काबरीन ने मंसूबा बनाया है कि मैं अपने नौज़ायदा बच्चे के साथ न्यूयॉर्क जाकर रहूँ और वो उधर से मेरे पास आए तो हम दोनों न्यूयॉर्क में घरेलू ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे में हमारा बच्चा यहूदी बनकर परवान नहीं चढ़ेगा। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक वो मुसलमान ही रहेगा। बहरहाल फरहाद ने मुझे मेरे ही यहूदी काबरीन का हवाला देते हुए कहा कि वो न्यूयॉर्क आने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसका साथ दूंगी। अपने आमिल पर यही जाहिर करूंगी कि मैं उसके तनवीमी अमल के ज़रिए असर हूँ। यहूदी कौम से मोहब्बत रखती हूँ। मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें मेरे वतन के लिए हैं। यह सब कुछ मैं जाहिर करती रहूंगी, लेकिन दर पर्दा फरहाद का साथ दूंगी और मौका पाते ही अपने बच्चों को लेकर उसके साथ बाबा साहिब के इदारे में वापस चली जाऊंगी। क्या ज़ख्मी होने के बाद मेरे तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो चुका था? मैं यकीन से नहीं कह सकती ऐसा हुआ होगा। तुम यकीन से क्या कह सकती हो? मैं अभी अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ। मुझे अपनी कौम से प्यार है। मेरा दिल मेरा दिमाग कहता है कि फरहाद कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं देगा, लिहाजा मुझे अपने बच्चे पर तवज्जो देना चाहिए, उसे यहूदी बनाकर परवान चढ़ना चाहिए। एक दिन वो भी टेलीपैथी के ज़रिए मेरी तरह अपने वतन और अपनी कौम की खिदमत करेगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, आइंदा तुम किसी भी टेलीपैथी जाने वाले से कोई राब्ता कायम नहीं करोगी। मैं किसी भी टेलीपैथी जाने वाले से कोई राब्ता कायम नहीं करूँगी। किसी भी सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लोगी। ख्वाह कुछ हो, उसे दिमाग में आने की इजाज़त नहीं दोगी। मैं किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लूँगी और किसी को दिमाग में आने की इजाज़त नहीं दूंगी। हम एक अहम मामले में तुम्हें राजदार बनाना चाहती हैं। राजदार बनने के लिए लाजमी है कि तुम फरहाद और उसकी तमाम साथियों से चुप करो। मैं राजदार बनकर रहने के लिए फरहाद और उसकी तमाम साथियों से चुप कर रहूँगी। खसूसन तमाम टेलीपैथी जाने वालों को तुम्हारा सुराग नहीं मिलना चाहिए, और ये उस वक्त मुमकिन है जब तुम उनसे बात करना भी गवारा नहीं करोगी। उन्हें अपने दिमाग में आने की इजाज़त नहीं दोगी। जैसा हुक्म दिया है उसी के मुताबिक सांस रोक लिया करोगी। तुम इतनी पुरस्कार बनोगी कि वो कभी तुम्हारी बू तक ना पहुंच सकें। रसवंती शीबा की ज़ुबान से वादे कर रही थी कि वो अपने आमिल के हर हुक्म की तामील करती रहेगी। हमारा ख्याल था वो जिस मामले में शीबा को राजदार बनाना चाहता है उसका जिक्र अब करने ही वाला है, लिहाजा उसने कहा, तुम्हें राजदार बनाने से पहले तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। तुम्हें एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। मैं अपने आमिल के हर हुक्म की तामील करूंगी, हर आजमाइश से गुजर जाऊंगी। मैं हुक्म देता हूँ, तुम अपने बेटे जेसन हारून को अपने हाथों से कत्ल करोगी। शीबा का कलेजा धक से रह गया। हम उसे अंदर ही अंदर संभाल रहे थे। मैं समझा रहा था, ज़रा सब्र और हौसले से काम लो। वह शैतान जो कहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाओ। ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। अगर हम उसके दिमाग में ना होते तो वो सारा खेल बिगाड़ देती। एक तरफ मैं उसे संभाल रहा था, दूसरी तरफ रसवंती उसकी ज़ुबान से कह रही थी, मैं अपने हाथों से अपने बेटे जेसन हारून को कत्ल करूंगी। मैं मुकम्मल तौर पर शीबा को अपने कब्जे में लिए हुए था। उसके हाथ में एक ज़रा सी लर्जिश पैदा होने का मौका नहीं दे रहा था। अगर ज़रा भी वो कांप जाती तो आमिल को शुबा हो जाता कि उसके पीछे टेलीपैथी जानने वाले अपनी चालें चल रही हैं। उसने हुक्म दिया, तुम 2 घंटे तक तनवीमी नींद सोती रहोगी। बेदार होने के बाद तुम्हें अपने सरहाने एक चाकू नजर आएगा। तुम वो चाकू उठाओगी और दूसरे कमरे में जाओगी। वहाँ तुम्हारा बेटा नजर आएगा। तुम उसे देखकर अपनी ममता भूल जाओगी। तुम्हारे एहसासात मर जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक ही जज्बा होगा और वो होगा कत्ल का जज्बा। तुम अपने हाथों से अपने बेटे को कत्ल करोगी। उसने अपना अमल मुकम्मल किया, फिर उसे 2 घंटे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। चूंकि शीबा की आंखें बंद थी इसलिए हम देख नहीं सकते थे कि वो आमिल कमरे में मौजूद है या नहीं। इधर शीबा कह रही थी, फरहाद मुझे छोड़ दो, मुझे उठने दो। मैं शैतान के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे बच्चे को मेरे हाथों से हलाक करवाना चाहता है। आखिर ये लोग कैसी जलील हरकतें कर रहे हैं? क्या मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, क्या अपने मुल्क को बड़े से बड़ा फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक माँ के हाथ से उसके बच्चे को कत्ल कराया जाता है? मैंने तो ऐसा कभी ना सुना, ना देखा, ना पढ़ा। ये क्या हो रहा है? मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मैं कोई ढोंग नहीं करूँगी। मैं साफ जाहिर कर दूंगी कि तनवीमी अमल के ज़रिए से नहीं हूँ। देखो, मुझे जाने दो। वामिल का बच्चा भी कमरे में होगा। मैं उसे यहीं ख़त्म कर दूंगी। अकल से काम लो। तुम औरत हो, नाजुक हो, उसके मुकाबले में बेहद कमज़ोर हो। मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर उससे लड़ना भी चाहूँ तो तुम्हारे नाजुक जिस्म से उस पर गालिब नहीं आ सकूंगा। वक्त का इंतज़ार करो, ज़रा सब्र से काम लो। मैं रसवंती और आरमर उसे समझाते रहे, उसे यकीन दिलाते रहे कि उसके बच्चे को हलाक नहीं होने देंगे, लेकिन जो वो चाहता है वो उसके सामने ज़रूर करेंगे। थोड़ी देर बाद कमरे में आहट सुनाई दी। कुछ लोग आए थे, फिर उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलते रहने के बाद वो फिर रुक गई। उन्होंने उसे उठाकर एक बिस्तर पर डाल दिया। शीबा कह रही थी, मेरी आंखें बंद है, लेकिन मैं यकीन से कहती हूँ ये मेरी अपनी ख्वाबगाह है जहाँ मुझे पहुँचाया गया है। उसे लाने वाले शायद जा चुके थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। शीबा ने ज़रा सी आंख खोलकर देखा। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद था। उसने दाएं बाएं सर घुमाकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बाएं तरफ जहाँ फलों की ट्रे रखी हुई थी वहाँ एक चाकू पड़ा हुआ था। शीबा ने गुस्से से कहा, देखो, उस मरदूद ने पहले से यहाँ चाकू रखवा दिया है ताकि मैं 2 घंटे बाद इसे लेकर उठूँ और दूसरे कमरे में अपने बच्चे के पास जाऊँ।
रसवंती ने कहा, इसका मतलब है दूसरे कमरे में तुम्हारा बच्चा होगा, तुम उससे मिल सकोगी, उससे सीने से लगा सकोगी। शीबा एकदम से खुश हो गई। मैंने कहा, तुम दूसरे पहलू को सोचती नहीं हो। इस बहाने बच्चे से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। बच्चे की मोहब्बत कभी कभी माँ को कांटों पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। तुम उस कमरे में जाओगी और यहाँ से चाकू लेकर जाओगी। वो जो चाहते हैं तुम वही करोगी, लेकिन बच्चा जिंदा सलामत रहेगा। आधा घंटा गुजर चुका था। हमने उसे समझा मनाकर सुला दिया। हमें ये बात चुभ रही थी, आखिर वह मामला क्या है जिसके सिलसिले में वो शीबा को राजदार बनाना चाहती हैं, और उसे राजदार बनाए रखने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए वो तनवीमी अमल कर रहा था और यकीन करना चाहता था कि हम उसके दिमाग में नहीं है। यकीन करने का यही एक रास्ता था कि शीबा अपने हाथों से अपने बच्चों को हलाक करने का वादा करे। अगर वाकई वो तनवीमी अमल के ज़ेर असर होगी तो यकीनन चाकू लेकर अपने बच्चे को ख़त्म कर देगी। यही वो आजमाना चाहते थे। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये महज आजमाइश होती। वो हमारे बेटे जेसन हारून को कभी हलाक न करवाते, क्योंकि उसे यहूदी बनाने की धमकी देकर मुझे हमेशा कमज़ोर बनाकर रखा जा सकता था। मुझे ब्लैकमेल करके तरह तरह के फ़ायदे उठाए जा सकते थे। जेसन हारून एक अहम मोहरा था। वो लोग उसे ख़त्म करने की हमाकत नहीं कर सकते थे। वैसे उनके मकरो फरेब की दाद देना चाहिए। उन्होंने हम टेलीपैथी जाने वालों को उलझा कर रख दिया था। हमें यकीन दिला रहे थे कि जेसन हारून अपनी माँ के हाथों कत्ल होगा, और ज़रूर होगा। शीबा ने कहा, फरहाद, हो सकता है उनका यही इरादा हो। वो जेसन हारून को वाकई कत्ल कराना चाहते हो और ये समझ चुके हो कि उसे यहूदी बनाकर रखें या मुसलमान बनने के लिए छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम इस बात का ज़्यादा असर नहीं लोगे, लिहाजा वो दूसरी चालें चल रही हैं। सीधी सी बात है, वो यकीन करना चाहती हैं कि तुम सचमुच उसकी मामूला बन चुकी हो या नहीं। अगर फ्रॉड कर रही हो तो कभी अपने बच्चे को कत्ल नहीं करोगी, वरना तनवीमी अमल के ज़ेर असर जो हुक्म दिया गया है उसकी तामील ज़रूर करोगी। 2 घंटे पूरे हो गए। शीबा ने आंख खोली। हम उसके पास मौजूद थे। रसवंती ने कहा, तुम वही करो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है। तुम इस वक्त तनवीमी अमल के ज़ेर असर हो। वो उठकर बैठ गई। सरहाने रखे हुए चाकू को देखा, फिर हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, इसका एक ही तरीका है कि मैं तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह काबिज हो जाऊं। नहीं फरहाद, इस तरह तो मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों से, अपने जज्बों से नहीं देख सकूंगी। तुम मेरे दिमाग पर छाए रहोगे। तो जैसा हम कहते हैं वैसा करती जाओ, बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वह पलंग से उतरकर खड़ी हो गई। सरहाने वाली मेज़ के पास गई, वहां से चाकू उठा लिया, उसके दस्ते को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर वहां से चलती हुई दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में आई। मैंने उसे इसी तरह चलने पर मजबूर किया था जैसे वो अपने इख्तियार में ना हो, किसी हुक्म के ज़ेर असर हो और खंजर उठाए चली आ रही हो। दूसरे कमरे में एक ईजी चेयर पर वो आमिल बैठा हुआ था। उसके करीब एक छोटे से पलंग पर जेसन हारून पड़ा हुआ था, अपने नन्हे नन्हे हाथ पांव हिलाकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही शीबा के अंदर ममता मचलने लगी। वह बेख्तियार दौड़कर उसकी तरफ जाना चाहती थी। हम उसे कंट्रोल कर रहे थे। आमिल बड़े गौर से उसके चेहरे को तक रहा था। शायद वो क्याफत शनास भी था और हमारी कोशिश यही थी कि वो शीबा के चेहरे को पढ़ ना सके। उसने मुस्कुरा कर पूछा, हेलो शीबा, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे हाथ में खंजर क्यों है? वह परेशान होकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्यों अपने बच्चे को हलाक करना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर की ममता मर चुकी है। मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं है। ऐसा लगता है इसे कत्ल करूंगी तो जिंदा रहूंगी, वरना मर जाऊंगी। आमिल ने कहा, इंसान को पहले अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए बेटे को मारना पड़े तो क्या हर्ज है? ये मर जाएगा तो तुम दूसरे बेटे को जन्म दे सकती हो, लेकिन तुम मर जाओगी तो फिर कोई बेटा पैदा नहीं हो सकेगा। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई अपने बेटे की तरफ जा रही थी। उसका दिल तड़प रहा था। वो खंजर फेंककर उसे लिपट जाना चाहती थी, उसे अपने सीने से लगाकर खूब भींच भींच कर प्यार करना चाहती थी। फिर वो बेटे के करीब पहुंचकर रुक गई। उसने आमिल की तरफ घूमकर कहा, मुझे मशवरा दीजिए, किस तरह हलाक करना चाहिए? क्या इस तरह दस्ते से पकड़कर इस नन्हे से सीने में खंजर पेवस्त करना चाहिए, या खंजर को इस तरह नोक से पकड़ना चाहिए? शीबा ने उस खंजर को नोक से पकड़कर दिखाया। आमिल ने कहा, यह कैसी नादानी है? एक अनाड़ी भी समझता है कि करीब से हमला करने के लिए खंजर को दस्ते से पकड़ना चाहिए। शीबा ने कहा, यही तो मैं कहती हूँ, बच्चा मेरे करीब है लेकिन तुम मुझसे दूर हो, इसलिए खंजर को नोक से पकड़ना चाहिए। यह कहते उसने अचानक उस खंजर को आमिल की तरफ फेंका। निशाना मैं लगा रहा था, चूकने का बहुत कम एहतमाल था। वो खंजर सनसनाता हुआ गया और उसके दाएं शाने में पेवस्त हो गया। उसके अलग से कराह निकली, वो दम बखुद रह गया। कभी सोच भी नहीं सकता था कि शीबा उस पर हमला कर देगी। उसने एक हाथ से खंजर के दस्ते को पकड़ लिया, उसे अपने शाने से निकालना चाहता था। मैंने कहा, रुक जाओ, बहुत हो चुका है। वो एकदम से बौखला गया। उसे अपने दिमाग में मेरी आवाज़ सुनाई दी थी और वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि उसके दिमाग के दरवाजे टेलीपैथी जानने वालों के लिए खुल चुके हैं। वो एक चीख मारकर मुसल्लह अफराद को उस कमरे में बुलाना चाहता था। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, मुझे मालूम है तुम्हारे के इशारे पर पूरी फौज आ सकती है, लेकिन अब तुम इशारा करने के काबिल नहीं रहे। वह जख्म की तकलीफ से कराते हुए बोला, फरहाद, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। दुश्मनी कभी सस्ती नहीं होती, हमेशा महंगी पड़ती है। तुम अपनी खैर मनाओ। जब यहूदी अकाबरीन को पता चलेगा कि तुम भी शीबा की तरह जख्मी कर दिए गए हो और तुम्हारे दिमाग के दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? वो एक लम्हे के लिए साकित हो गया, फिर कहने लगा,
वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पहली फुर्सत में गोली मार देंगे। मैं जानता हूं क्योंकि तुम्हारे सीने में बड़े बड़े राज दफन हैं और यही राज मालूम करने के लिए हम तुम्हारे दिमाग में आ पहुंचे हैं। चलो अब उगलते जाओ। वो भला कब अपनी जुबान से उगलने वाला था, मैं उगलवाने लगा और वो कहने लगा, हमारे आला हुक्काम सुपर मास्टर से मशीन के सिलसिले में सौदा करना चाहते हैं। उसे एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है। हम इस मशीन के जरिए अपनी कौम में मजीद टेलीपैथी जानने वाले पैदा करना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है सुपर मास्टर हमारी इस पेशकश को कबूल कर लेगा। वो किसी जानिबदार इलाके में मशीन लेकर आएगा, हम शीबा को ले जाएंगे, शीबा के जरिए वो फ़ायदा उठाएगा, मशीन के जरिए हम फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में तुम टेलीपैथी जानने वाले हमारे रास्ते में रुकावटें बन सकते हो। मैंने कहा इसीलिए तुम शीबा को हुक्म दे रहे थे कि आइंदा वो हमसे कोई रब्ता न रखे, कभी अपने दिमाग में आने की इजाज़त न दे। इस तरह ना हम उसके पास आएंगे, ना हमें ये मालूम हो सकेगा कि तुमने सुपर मास्टर से क्या समझौता किया है और किस तरह एक दूसरे को फ़ायदे पहुंचा रहे हो। वो तकलीफ से कराते हुए बोला, मुझे खंजर निकालने दो, बड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं, जब तक हम तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह कंगाल नहीं लेंगे उस वक्त तक खंजर तुम्हारे शाने में पेवस्त रहेगा। वो कराते हुए बोला, तुम और क्या पूछना चाहते हो? फिलहाल खामोश रहो, हम खुद तुम्हारे दिमाग को टटोल रहे हैं। वो चुपचाप बैठा रहा, तकलीफ से पहलू बदलता रहा। 1 मिनट के अंदर ही मैंने एक ऐसा राज मालूम किया जिसके इंकशाफ होने पर मैं हमेशा के लिए उनके मकरो फ्रेब से निजात हासिल कर सकता था। मैंने कहा, चलो अपनी जुबान से शीबा को बताओ, ये जो बच्चा सामने नजर आ रहा है, क्या ये इसका अपना बेटा है? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, ये एक लंबी दास्तान है। दास्तान ख्वाह कितनी ही लंबी हो, एक वक्त ख़त्म हो जाती है, शुरू हो जाओ। वो ज़रा चुप रहा, फिर बोला, हमारी यहूदी अकाबरीन तुम दोनों को अगवा करने के बाद ये चाहते थे कि तुमसे औलाद हो, और जो औलाद हो वो यहीं रहे, यहीं परवान चढ़े, ताकि तुम्हारी एक कमज़ोरी हमेशा हमारे हाथों में रहे। फिर ये इंकशाफ हुआ कि तुम्हारी रगों में जहरीला खून गर्दिश कर रहा है। हमें इस पर यकीन नहीं आया। हमने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारा थोड़ा सा खून हासिल किया और उसे टेस्ट कराया तो हमारे डॉक्टरों ने भी तुम्हारे खून में जहर शामिल होने की तस्दीक कर दी। हकीकत मालूम होने के बाद हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हमने एक डमी से तुम्हारा निकाह करा दिया और तुम दोनों को यही तासुर दिया कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंध गए हो। शीबा ने चौंक कर कहा, यह झूठ है, वो मैं ही थी जिससे फरहाद का निकाह हुआ था, वो डमी नहीं थी। आमिल ने कहा, ज़रा सब्र करो, खामोशी से सुनती जाओ। दरअसल हुआ यह था कि तुम तो तनवीमी अमल के ज़रिए असर थी, लिहाजा हम तुम्हारे ज़हन में कोई भी बात नक्श करके तुम्हें इसे तस्लीम करने पर मजबूर कर सकते थे, और हमने ऐसा ही किया। तुम्हारे दिमाग में ये नक्श कर दिया गया कि तुमसे फरहाद का निकाह हो चुका है। गफलत के आलम में वो तमाम कार्रवाई तुम्हारे जहन नशीन करा दी गई कि किस तरह तुम दोनों रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक किए गए हो। लेकिन फरहाद को चूंकि हम ये सब इस तरह बावर नहीं करा सकते थे जिस तरह तुम्हें कराया गया था, क्योंकि उस पर हम तनवीमी अमल करने से कासे रहे थे, चुनाचे उसे यकीन दिलाने के लिए हमने डमी शीबा का सहारा लिया। हमारे ये मनसूबा नहायत कामयाब रहा। हम तुम दोनों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि तुम मजहबी और कानूनी एतबार से मियाँ बीवी बन चुके हो। इसके बाद जो कुछ होता रहा वो सब तनवीमी अमल का कमाल था। तुम्हें डॉक्टरों के और तनवीमी अमल के जरिए माँ बनने का यकीन दिलाया गया और मुकर्रर वक्त पर तुम्हें तनवीमी नींद सुलाकर एक नौज़ायदा बच्चा तुम्हारे पास पहुंचा दिया गया, और ये बात तुम्हारे शऊर और लाशऊर में पूरी तरह बिठा दी गई कि वो तुम्हारा अपना बच्चा है। इसीलिए हमने दोनों को इब्तदाई मराहिल में ही अलग अलग कर दिया था, ताकि तुम दोनों को कोई शुबा ना हो और किसी गड़बड़ का कोई एहतमाल न रहे। और इसीलिए बच्चे को तुमसे दूर रखा जाता है और उसे ऊपरी दूध दिया जाता है ताकि ये राज फाश ना हो सके। यही एक तरीका था तुम दोनों को काबू में रखने का। फरहाद को जब तक हकीकत का इल्म ना होता, ये उस बच्चे को अपना समझता रहता और हम इसे यहूदी बनाने की धमकी देकर इसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते रहते। शीबा ये सुनकर दंग रह गई। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने खड़े खड़े उसके बदन का सारा लहू निचोड़ लिया हो। वो गुस्से से पेचोताब खा रही थी। लगता था बस अभी कुछ कर बैठेगी। इस वक्त उसका कोई भी इक़दाम मुनासिब नहीं था। अगर वह ऐसा करती तो आमिल का बयान अधूरा रह जाता और हमें असलियत मालूम नहीं हो पाती। चुनाचे मैंने शीबा के पास आकर कहा, शीबा सब्र से काम लो। हकीकत बड़ी तल्ख बेहद जहरीली होती है, लेकिन हमें सब्र तहम्मुल से इसकी पूरी बात सुनना चाहिए। पहले सब कुछ सुन लो, मामलात को पूरी तरह समझ लो, फिर तुम्हें इख्तियार है जो चाहे करना, आमिल कह रहा था। लेकिन इंसान जो कुछ सोचता है वो होता कहाँ है। इतनी एहतियात और तगदों के बावजूद बिलाखिर आज बाजी पलट ही गई और मुझे मजबूर होकर तुम्हारे सामने हकीकत बयान करना पड़ी। मैंने एक ज़ोरदार कहका लगाया। मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कभी इस तरह खुलकर बुलंद आहंग कहका लगाया हो। इस वक्त मैं बहुत खुश था। हकीकत जानने के बाद मेरा दिल खूब हंसने, दिल खोलकर कहके लगाने को चाह रहा था। ऐसे बुलंद आहंग कहके जो फलक तक सुने जा सकें। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे तवील कैद से आज़ादी मिल गई है। एक बहुत बड़े अजाब से मैंने निजात हासिल कर ली है। मेरे लिए से बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी कि जिस बच्चे की खातिर मैं इतने दिनों से बेसुकून था और जिसकी वजह से यहूदी मुझे झुकने पर मजबूर कर रहे थे, वो मेरा बच्चा नहीं था, वो शीबा का बेटा नहीं था। उससे हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं था। बेशक हम दुनियादार, आसी और गुनाहगार बंदे हैं,
लेकिन अल्लाह जो गफूर रहीम है, जो अपने बंदों की हर हाल में दाद रसी करता है, उसने मुझ पर भी रहम फरमाया था। मुझे एक मुस्तकिल करब से निजात दिलाई थी। फिर मैं क्यों ना खुश होता, क्यों ना कह के लगाता। यकबारगी शीबा ने चीख कर कहा, शैतान के बच्चों, तुमने मेरे साथ कितना बड़ा फरेब किया है। तुमने इसका भी ज़रा लिहाज नहीं किया कि आखिर मैं एक यहूदी हूँ, तुम्हारी अपनी कौम की बेटी। तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। वह जख्मी शेरनी की तरह आमिल पर झपटी, उसके शाने में पेवस्त चाकू को खींच कर निकाला और पैदर पे उसके जिस्म पर वार करना शुरू कर दिए। वो मुसलसल उस पर वार करते हुए गजबनाक लहजे में कहती जाती थी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मुझे कितने धोखे दिए हैं और मेरे जरिए फरहाद को धोखे देकर मुझे उसकी नज़रों में भी हकीर कर दिया है। अब मैं किस तरह उसका सामना करूं और उसके बगैर किस तरह जिंदा रह सकूंगी। वो बोलती जा रही थी और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चाकू पेवस्त करती जा रही थी। खून फवारे की तरह जगह जगह से उबलता जा रहा था। हम सब गुमसुम से थे। वह मंजर ऐसा था कि हम उसमें खो से गए। हम सब की यही तमन्ना थी कि शीबा उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, उसका कीमा बना दे। इन शैतानों ने सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, शीबा से मेरा एक बच्चा साबित करने के लिए ऐसी घिनौनी और नफरत आमेज चाल चली थी, जिसके नतीजे में कोई कमज़ोर आदमी तो सिर्फ इन पर थूक कर रह जाता, मगर शहजोर इनके टुकड़े टुकड़े कर देता। और हमें यह देखकर इत्मीनान हो रहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। काश इन यहूदी काबरीन के भी टुकड़े हो सकते, जो पसे पर्दा रहकर ऐसी शर्मनाक चालें चलती हैं। हम अभी इस मंजर में गुम थे कि अचानक शीबा ने खंजर वाला हाथ बुलंद किया। चीख कर बोली, फरहाद, मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखा सकती, कभी मुंह नहीं दिखा सकती। मैं इस काबिल नहीं रही। ये कहते उसने तेजी से वो खंजर अपने सीने में घोंप लिया। हम कुछ न कर सके, कुछ समझ ना सके। जब वो खंजर सीने में उतारने के बाद लड़खड़ाने लगी, तब हमें होश आया। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, अरे ये क्या किया तुमने। वो जवाब देने के काबिल नहीं रही थी। चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। वो रसवंती सोनिया आला बीबी और पौमी की तरह अपनी एक अलग शख्सियत कायम करना चाहती थी। उनकी तरह बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर मेरा दिल जीतना चाहती थी और उसने मेरा दिल जीत भी लिया था। मगर तकदीर के खेल भी न्यारे होते हैं। इंसान अपनी चालें तो बदल भी सकता है, मगर सितारों की चाल कभी नहीं बदलती। उस नजूमी ने दुरुस्त कहा था कि शीबा खुदकुशी कर लेगी।